Hello aspirants, welcome to IS Smart Prep. Today we are going to discuss third revision class of economics in which we will be covering the monetary policy. So monetary policy में आपको जो भी हमारे क्लास नोट्स में इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे मैंने यहाँ पे सारे अपने कवर कर रखे हैं और अपने हैंड रिटन नोट्स जो है यहाँ पर मैंने पेस्ट कर रखे हैं। अभी मैं जब इन्हें कवर करूँगा ना तो ये बहुत ही आसान लगेंगे। अभी आपको मे भी ये काफ़ी हौच पौच लग रहा होगा, बट बिलीव मी, गिव मी सम टाइम, आई विल मेक इट ईजी फॉर यू। और साथ ही साथ हमने करंट अफेयर्स भी बहुत सारे जो लास्ट 1.5 ईयर में जितने भी मेन इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो मैंने ऑलमोस्ट यहाँ पर कवर कर रखी हैं, प्रीलिम्स और मेंस दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, तो आपको एक ग्लिम्स दे देता हूँ कि जो करंट अफेयर्स हम यहाँ पर देखो, मॉनेटरी पॉलिसी स्टांस पे भी आरबीआई की जो भी अप्रोच चल रही है। ठीक है, तो अभी यहाँ पर आपको कमोडिटीज से न्यूट्रल स्टांस क्या होता है, ये सब प्रीलिम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। ये सब दिख रहा है ना आपको, न्यूट्रल स्टांस क्या होता है, कमोडिटिव स्टांस क्या होता है, ये आपने कहीं नहीं पढ़ा होगा। ठीक है, तो अभी लेकिन आरबीआई इन सब चीज़ों को लेकर के लास्ट में एक पीवाईक्यू भी, हम पीवाईक्यू नहीं है, एक तरीके से एमसीक्यू है। ठीक है, जो हमने इस ऊपर करंट अफेयर्स के बेसिस पे तैयार किया हुआ है, आप इसको भी हम सॉल्व कर रहे होंगे और समझ रहे होंगे कि कैसे इसका सही आंसर निकाला जाएगा। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर और रिविज़न क्लास को स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले है मॉनेटरी पॉलिसी। तो भाई मॉनेटरी पॉलिसी होती क्या है, सबसे पहले तो ये समझो क्यों होती है। पहले तो ये समझो, देखो मॉनेटरी पॉलिसी होती है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इसलिए क्योंकि आपकी कंट्री में जो भी मनी सप्लाई है, ठीक है, मनी सप्लाई है, ये मनी सप्लाई डिसाइड करती है बहुत सारी चीज़ों को। जैसे आपकी कंट्री का जीडीपी ग्रोथ क्या होगा, ठीक है, आपकी कंट्री की जीडीपी ग्रोथ कैसी होगी, साथ ही साथ इन्फ्लेशन कैसा रहने वाला है। ठीक है, इन्फ्लेशन को भी ये काफ़ी हद तक डिसाइड कर रही होती है। सो इसलिए ये दोनों जो है इकोनॉमी के दो ऐसे पार्ट हैं जो हम, जिन्हें हम वो नहीं कर सकते, एक तरीके से इग्नोर नहीं कर सकते। इस वजह से मॉनेटरी पॉलिसी को एक रेगुलेट करना और मॉनेटरी पॉलिसी को बनाना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो देखिए, सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि टाइप्स क्या मॉनेटरी पॉलिसी के। तो यहाँ पर टू टाइप्स होते हैं, एक एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी होती है और दूसरी कॉन्ट्रैक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी होती है, जिसे हम डियर या टाइट भी बोलते हैं कॉन्ट्रैक्शनरी को, और एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी को हम ईजी भी बोलते हैं और चीप मनी पॉलिसी भी बोलते हैं। ये स्टेटमेंट एज इट इज प्रीलिम्स में दिए जाते हैं। तो आप ईजी मनी मॉनेटरी पॉलिसी बोल दे या चीप मॉनेटरी मनी पॉलिसी बोल दे तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, सिंपल सी बात है, वो एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी की बात करी जा रही है वहाँ पर। तो जो आरबीआई है ना, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, और एमपीसी बोलो यानी मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी, आरबीआई में एक मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी होती है, ठीक है, 6 मेंबर्स की। ये क्या करती है, कोशिश करती है बनाने की क्रेडिट मतलब लोन्स को चीपर, किसमें, एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी में। चीपर कैसे, जब लो इंटरेस्ट रेट होगा तो लोग ज़्यादा बोरो करेंगे। अब ज़्यादा बोरो करेंगे तो उससे क्या होगा, मोर डिमांड होगी। मोर डिमांड कैसे होगी, भाई तुम में पहले इंटरेस्ट दे रहे थे 6% पे, ऐसे समझो। ठीक है, अब वो इंटरेस्ट दिया जा रहा है 4% पे, तो तुम्हें 2% इंटरेस्ट कम पे करना पड़ रहा है इस केस में। तो तुम क्या करोगे भाई, जाकर के लोन और ज़्यादा लोगे। लोन और ज़्यादा लोगे तो फिर उससे करोगे क्या, ऑब्वियस सी बात है, पैसा अपने घर पे तो आप रखोगे नहीं, उससे आप बढ़ाओगे डिमांड, जा करके आप खरीद रहे होगे गाड़ी, आप खरीद रहे होगे घर या कोई भी चीज़। तो इस वजह से क्या होता है, डिमांड बढ़ने लगती है और क्रेडिट पब्लिक को देने के बाद इससे होता है कि जब डिमांड हायर होती है तो फिर हायर कंजम्पशन होता है। क्या होता है, हायर कंजम्पशन होता है। इस हायर कंजम्पशन की वजह से क्या होता है, एक्सपेंडिचर एज वेल एज इन्वेस्टमेंट भी होती है। जब कंजम्पशन ज़्यादा होगा तो ऑब्वियसली बात, उस पर पैसा खर्च करोगे तो एक्सपेंडिचर भी हाई होगा, और अगर एक्सपेंडिचर हाई होगा तो उसमें इन्वेस्टमेंट भी हाई हो जाएगी। ठीक है, अब इसके बाद देखिए, एक्सपेंडिचर के बाद इससे आउटकम क्या आता है, इसका आउटकम आता है कि जीडीपी ग्रोथ भी हाई होगी ओवरऑल, क्योंकि भाई गुड्स और सर्विसेज का जीडीपी है क्या, एट द एंड फाइनल गुड्स का जो और सर्विसेज का जो भी मनी वैल्यू है उसी को तो हम जीडीपी बोलते हैं ना। तो अभी हम क्या बोल रहे हैं कि अगर ये सारे फाइनल गुड्स के जो भी कंजम्पशन एक्सपेंडिचर बहुत ज़्यादा हाई होंगे तो हमारी जीडीपी ग्रोथ भी हाई होगी। और साथ ही साथ हमें समझने की जरूरत है कि इसके वजह से होगा क्या, इन्फ्लेशन भी बहुत ज़्यादा हाई हो जाएगा। और ये इन्फ्लेशन किस टाइप का होगा, तो इससे बोलते हैं डिमांड पुल इन्फ्लेशन। क्योंकि ये इन्फ्लेशन किससे आया है, आपकी डिमांड की वजह से आया है। क्योंकि आपने क्या किया, कंट्री में डिमांड बढ़ाया, क्योंकि आपके पास पैसे की अवेलेबिलिटी थी, क्योंकि क्रेडिट चीप था, यानी लोन सस्ते थे। अब आती है सेकंड टाइप, जिसे बोलते हैं कॉन्ट्रैक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी। इसमें टाइम मैं इसलिए इतना ज़्यादा ले रहा हूँ क्योंकि अगर ये बेस क्लियर हो गया तो आगे आने वाले छोटे छोटे टॉपिक्स हैं वो बहुत ही जल्दी आसानी से कवर हो जाएंगे। ये दो टॉपिक जो है हमारे, दो टाइप जो है मॉनेटरी पॉलिसी के, ये पढ़ना और इनको बहुत ही गहनता समझना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि you will feel while you will solve the questions of previous years of UPSC that how much they are interested in knowing that whether you understand contractionary monetary policy or not, or whether you understand uh, expansionary monetary policy or not. This is the I would say कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आपको समझनी चाहिए। अब आते हैं हम कॉन्ट्रैक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी में। देखो, इसको डियर भी बोलते हैं और टाइट भी बोलते हैं। कॉन्ट्रैक्शनरी मतलब डियर और टाइट कौन कॉन्ट्रैक्शनरी होती है। कॉन्ट्रैक्शन होता है तो क्या हो जाता है, टाइट हो जाती चीज़ें, ऐसे याद रखो, है ना। और फिर क्या होता है, उसी को हम डियर भी बोलते हैं। ठीक है, तो इससे क्या होता है, क्रेडिट कॉस्टली हो जाते हैं
और क्रेडिट कॉस्टली होने की वजह से क्या होता है, आरबीआई या मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी क्या करती है, इंटरेस्ट रेट को हाई बोल्ड कर देती है। अब मान लो पहले 4% था, अब फिर से उसने 6% या 7% कर दिया उठा करके इसको, तो अब होगा क्या, लोन महंगे होंगे तो लोग डिमांड कम करेंगे, डिमांड कम करेंगे तो इससे क्या होगा, लेस डिमांड हो जाएगी और क्रेडिट और पब्लिक को जो है लोन्स वो कम हो जाएंगे, इससे कंजम्पशन भी कम हो जाएगा, इन्वेस्टमेंट भी कम हो जाएगा और जीडीपी ग्रोथ भी कम होगी, इन्फ्लेशन भी कंट्रोल में आ जाएगा। तो ये दो टूल्स हैं जिससे आरबीआई ओवरऑल कंट्री को कंट्रोल करती है, कंट्री की मॉनेटरी पॉलिसी कंट्रोल करती है। अब आता है एक कॉन्फ्लिक्ट, इन्फ्लेशन ग्रोथ कॉन्फ्लिक्ट, मतलब कि अगर तुम ज़्यादा एक्सपेंड कर रहे हो अपनी इकोनॉमी को, अपनी पॉलिसी को एक्सपेंशन नहीं रख रहे हो, तो उससे होता क्या है कि ग्रोथ तो ज़्यादा होती है लेकिन इन्फ्लेशन भी बहुत ज़्यादा होता है। इसकी वजह से क्या होता है, जो लो इनकम पीपल होते हैं उनको बहुत डिफिकल्टीज फेस करनी पड़ती हैं। तो इस वजह से इसमें कॉन्फ्लिक्ट आ जाता है, एक रिवर्स इन्फ्लेशन और ग्रोथ में कॉन्फ्लिक्ट आ जाता है यहाँ पर, वर्सेस ऐसे कर लो, ठीक है। क्यों, देखो इसका मतलब क्या होता है, रिफर्स टू द कॉन्फ्लिक्ट फेस्ड बाय आरबीआई टू मेंटेन बोथ हायर इकोनॉमिक ग्रोथ विथ कंट्रोल्ड इन्फ्लेशन। अब इन्फ्लेशन कंट्रोल किसके लिए किया जाएगा, जिसके पास बहुत सारा पैसा है या जिसके पास कम पैसा है, दोनों के लिए किया जाएगा। क्योंकि जिसके पास बहुत सारा पैसा है ना, वो जा करके क्या करेगा, मार्केट में बोलेगा कि इवन इफ द टोमेटोज आर द सेलर इज सेलिंग फॉर 100 रुपीज पर केजी, ही विल बी इन अ सिचुएशन टू परचेज दैट। बट एट द सेम टाइम एक गरीब व्यक्ति जो होगा वो 100 रुपये अफोर्ड नहीं कर पाएगा। तो इस वजह से दोनों को ही कंट्रोल करने के लिए क्या करती है, आरबीआई को इन्फ्लेशन को कंट्रोल में रखना पड़ता है। और ये क्या होता है, 4+-2 होता है। अभी आगे हम देखेंगे इसके बारे में क्या होता है, ठीक है। ये अब आते हैं इंस्ट्रूमेंट ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी के क्या क्या इंस्ट्रूमेंट होते हैं। ये सारी चीजें हम पहले भी पढ़ चुके हैं, आज हम थोड़ा डिटेल में समझ रहे होंगे। मोस्ट ऑफ द मॉनेटरी पॉलिसी इंस्ट्रूमेंट आर क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव। क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव में कैसे, जैसे सीआरआर है, मान लो इसे हम कैश रिजर्व रेशियो बोलते हैं। अभी इसके रिलेटेड हमारे पास करंट अफेयर्स है जो कि हम आगे डिस्कस कर रहे होंगे। इट रिफर्स टू द मिनिमम प्रोपोर्शन ऑफ एनडीटीएल, दैट इज नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटी, हमने पढ़ा था ना, याद है। और refers to the minimum proportion of NDTL that banks are statutorily required। statutorily मतलब ये statutorily मतलब कानून के तहत आपको इतना तो नहीं करना है, रिक्वायर्ड टू कीप एज अ कैश बैलेंस विद आरबीआई। मतलब ये तो लॉ में इतना आपको दे दिया कि एक एक्ट बना दिया, आपको इतना तो रखना ही रखना है स्टैट्यूटरीली, ठीक है। स्टैट्यूटरीली मतलब कि आपको कोई भी गवर्नमेंट की नोटिफिकेशन या मान के चलो किसी भी एक एक्ट को बना दिया, ऑर्डिनेंस बना दिया, तो इतना तो आपको करना ही करना है, ठीक है। फिर आता है हायर सीआरआर। अगर ये कैश रिजर्व रेशियो हायर होता है तो क्या होता है, जब कैश रिजर्व रेशियो हायर होता है ना, तो सिंपल भाषा में ऐसा समझो, मान लो तुम बैंक हो, ठीक है, तुम हो बैंक, आप चला रहे हैं एक बैंक और आपके पास आपको लाइबिलिटी बोल दी गई कि आपको ज़्यादा जो है वो करना है, सीआरआर मेंटेन करना है। तो पहले 4% था, अब ये पैसा आरबीआई के पास रखना है, इस पे लोन भी नहीं मिलना, इस पे मतलब इंटरेस्ट भी नहीं मिलना है ना। तो होगा क्या ओवरऑल, अगर मान लो इसको हमने 7% या 8% कर दिया, तो ओवरऑल होगा क्या, इसमें तुम्हारा नुकसान होगा ना भाई। पहले मान लो तुम्हारे पास 100 रुपीज़ था, ठीक है, अब क्या है, 100 रुपीज़ की जगह अब तुम्हारे पास कितना रुपीज़ है, अब मात्र पहले 4 करना पड़ता था तो 96 लोन दे देते थे। लेकिन उसमें भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, एसएलआर होता है ना, और भी सारे रिजर्व्स होते हैं जो मेंटेन करने होते हैं बैंक को। लेकिन ओवरऑल ये समझने की जरूरत है, अगर हमने 7 to 8% कर दिया, तो ये सीआरआर में अब 100 रुपये में 8 रुपये लेस कर दो, यानी तुम्हारे बैंक के पास कितना पैसा लैंड करने के लिए बचा, 92 रुपीज़, केवल 92 रुपये ना। ओवरऑल होगा क्या, बैंक को नुकसान होगा, हायर सीआरआर करने से ओवरऑल बैंक को नुकसान होता है, ठीक है। इससे मनी सप्लाई क्या हो जाती है, कम हो जाती है कंट्री में, और इन्फ्लेशन भी कंट्रोल में आ जाता है इस चीज़ से। हर चीज़ वो जो बैंक की क्रेडिट की क्षमता को कम करेगी, ऐसे एक रूल बना लो अपने दिमाग में, ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो। हर वो चीज़ जो बैंक की लोन देने की क्षमता को कम करेगी, ठीक है, कम करेगी बैंक की, तो वो क्या होगा, उससे ओवरऑल मनी सप्लाई कंट्री में कम होगा ही होगा। अब आ जाते हैं स्टैट्यूटरी लिक्विड रेशियो, एसएलआर क्या होता है। ये मिनिमम प्रोपोर्शन होता है एनडीटीएल का, मतलब नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटी, जिसमें हमारी क्या याद आ रहा है, डिमांड एंड टाइम लायबिलिटी क्या होता है। डिमांड एंड टाइम लायबिलिटी मतलब कि वो पैसा जो बैंक के पास हमारा डिमांड डिपॉजिट और टाइम डिपॉजिट के रूप में रहता है, ठीक है। आर स्टैट्यूटरी रिक्वायर्ड टू कीप इन स्पेसिफाइड लिक्विड एसेट्स। अब ये स्पेसिफाइड लिक्विड एसेट्स होती क्या है, ये बैंक को इतने इस एसएलआर में अपनी एनडीटीएल का कुछ पोर्शन रखना पड़ता है। इसमें जीसैक्स में यानी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में, गोल्ड में, एक्सेस रिजर्व में, और डिपॉजिट विद अदर बैंक्स में, ये एसएलआर उसको बैंक को रखना ही रखना पड़ता है। अब वर्किंग क्या होती है एसएलआर की, अगर हायर एसएलआर है तो बैंक गो फॉर कीपिंग हायर एक्सेस रिजर्व, हायर आरडीआर मतलब रिजर्व डिपॉजिट रेशियो। इससे होगा क्या, लेस फंड होंगे बैंक के पास, और इससे क्या होगा, इंटरेस्ट रेट बैंक को बढ़ाना पड़ेगा और लोन कम हो जाएंगे, डिमांड कम हो जाएगी, मनी सप्लाई कम हो जाएगी। ओवरऑल गेम जो है आखिरी मनी सप्लाई को कम करना या बढ़ाने का है। हायर एसएलआर से क्या होता है, बैंक के पास मोर गवर्नमेंट सिक्योरिटीज होती हैं ब्रॉड बाय बैंक्स, एंड हायर गवर्नमेंट बोरोइंग्स फ्रॉम बैंक्स, लेस फंड अवेलेबल होगा, हायर इंटरेस्ट रेट होगा और लेस डिमांड होगी, वही सब सेम चीज़ लिखी है। अब एक क्वेश्चन पूछा था, व्हाट इज क्राउडिंग आउट इफेक्ट। तो देखो इसका मतलब क्या हो, ये इमीडिएट इफेक्ट होता है। इसका मतलब होता है कि मोर गवर्नमेंट बोरोइंग्स फ्रॉम बैंक्स लीडिंग टू लेस फंड्स गिविंग लोन्स टू पब्लिक एंड हायर इंटरेस्ट रेट, ठीक। मतलब ये है कि जब क्राउडिंग आउट का मतलब होता है कि जब बैंक के पास मान लो 100 रुपये है लैंड करने के लिए, और 100 के 100 में 100 के 100 मान लो
गवर्नमेंट ने लोन ले लिया, अब बैंक के पास क्या हुआ, बैंक के पास पैसे ही नहीं बचा। इस केस में क्या होगा कि जो पब्लिक है ना, जो पब्लिक होती है उसके पास क्या होगा, वो बेचारी पीछे रह जाएगी। तो उसको क्या, उसका क्राउडिंग आउट हो गया, मतलब इस क्राउड को आपने आउट कर दिया गवर्नमेंट के लोन लेने की वजह से। इस वजह से ये क्राउडिंग आउट इफेक्ट होता है। और क्राउडिंग इन इफेक्ट क्या होता है, जब मोर गवर्नमेंट बोरोइंग्स यूज्ड फॉर कैपिटल एक्सपेंडिचर हेल्प्स द पब्लिक इन टर्म्स ऑफ बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर, जैसे रोड वगैरह बनानी है तो इसे क्राउडिंग इन इफेक्ट बोलते हैं। इसमें क्या होता है, इसमें होता है कि जो गवर्नमेंट बोरोइंग्स हैं उसको यूज़ किया जाता है किसके लिए, कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए, तो इसे क्राउडिंग इन इफेक्ट बोलते हैं। और जो सीआरआर है वो मोर इफेक्टिव है मनी मॉनेटरी पॉलिसी में इंस्ट्रूमेंट देन एसएलआर, बिकॉज सीआरआर अगर इंक्रीज होगा तो मनी सप्लाई इमीडिएटली क्या हो जाती है, रिड्यूस हो जाती है, क्योंकि इस 4% को तो सीधे आरबीआई ले लेता है ना, तुम्हारे जितना भी तुम्हारे पास एनडीटीएल है। इस वजह से ये ज़्यादा इफेक्टिव मॉनेटरी पॉलिसी, अगर स्टेटमेंट ऐसा दिया जाए प्रीलिम्स में तो ये 100% सही होगा। फिर आते हैं रेपो रेट। आपको पता है रेपो रेट में वो रेट होता है जिसपे जो है बैंक को आरबीआई लेंड करती है, और बैंक रेट वो रेट होता है जहाँ पर हमारी एक तरीके से बैंक आपको लोन देती है ना एज अ पब्लिक, ठीक है। और रिवर्स रेपो रेट क्या होता है, वो रेट होता है जिसमें बैंक आरबीआई के पास अपना कुछ पैसा रखती है और उस पर उसको मिलता है कुछ इंटरेस्ट जो कि रेपो रेट से कम होता है। तो यहाँ पर देखो, गवर्नमेंट सिक्योरिटी रेपो रेट पे इश्यू करी जाती है और बैंक रेट पे ट्रेजरी बिल्स आर इशूड, और ये दोनों ही लोन किससे, आरबीआई से लेने के लिए होता है ना। रेपो रेट और बैंक रेट में क्या होता है कि जो रेपो रेट होता है वो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज इसमें यूज़ करी जाती हैं, ठीक है, रेपो रेट में। और बैंक रेट में क्या होता है, ट्रेजरी बिल्स यूज़ किए जाते हैं, ठीक है। और दोनों ही केस में आप बैंक से लोन ले सकते हो, ठीक है, एज अ बैंक लोन ले सकते हो आरबीआई से। फिर अगर इंक्रीज हो जाए रेपो रेट या बैंक रेट तो हायर एक्सेस रिजर्व होगा केप्ट बाय द बैंक। अगर रेपो रेट बढ़ा दिया जाए या बैंक रेट बढ़ा दिया जाए तो इससे क्या होगा, एक्सेस रिजर्व ज़्यादा मेंटेन करना पड़ेगा बैंक को। इसकी वजह से क्या होता है कि रिजर्व डिपॉजिट रेशियो, जिसे हम आरडीआर बोलते हैं, ठीक है, ये भी ज़्यादा हो जाएगा। तो बैंक के पास पैसे कम होंगे लोन देने के लिए और हायर इंटरेस्ट रेट होगा, लेस डिमांड फॉर लोन्स। इससे क्या होगा, मॉनेटरी सप्लाई फिर से कम हो जाएगी। तो ओवरऑल सारी कहानी बस मॉनेटरी सप्लाई को कम करने को लेकर के, ठीक है। हर वो चीज़ जो बैंक का रिजर्व बढ़ाती है, लोन देने की क्षमता कम करती है, वो हमारी मनी सप्लाई को भी कम कर देगी। अब वही है, बैंक्स प्रिफर टू बोरो एट रेपो रेट ड्यू टू इंटरलिंकेज बिटवीन रेपो एंड रिवर्स रेपो मार्केट। इस वजह से बैंक क्या करती है, रेपो मार्केट पे लेना पसंद करती है, प्रीफर करती है। इंटरलिंकेजेस की बात करें, जैसे मान लो एक बैंक है, वही सरप्लस के साथ वो जीसैक्स रखेगी रिवर्स रेपो मार्केट पे। इफ दिस बैंक नीड्स अ लोन फ्रॉम रेपो मार्केट लेटर इट कैन यूज द सेम गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, है ना, उसी सिक्योरिटीज को यूज करके वापस से लोन ले सकती है। तो सिंपल सी चीज़ है ये। अब आता है लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी, से हम LAF भी बोलते हैं। LAF मतलब लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी का मतलब क्या है, देखो, रिफर्स टू द फैसिलिटी प्रोवाइडेड बाय आरबीआई। एक फैसिलिटी प्रोवाइड करता है किसको, बैंक्स को, ठीक है, क्या करने के लिए, मैनेज करने के लिए दियर शॉर्ट टर्म लिक्विडिटी मिसमैच थ्रू रिवर्स रेपो एंड रेपो मार्केट। इसमें होता क्या है, जो लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी है, ठीक है, इसमें क्या होता है कि जो रेपो रेट है उसमें से रिवर्स रेपो रेट को आप लेस कर दो तो आपकी लिक्विडिटी एडजस्टमेंट जो है हमारी, ये कॉरिडोर या स्प्रेड इसे हम बोलते हैं, ठीक है। लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी कॉरिडोर और या स्प्रेड, इसमें क्या होता है, रेपो रेट माइनस रिवर्स रेपो रेट क्या कर दिया जाता है। तो जो वैल्यू आता है ना, वो शॉर्ट टर्म बेसिकली लिक्विडिटी को मिसमैच करने के लिए आरबीआई ये फैसिलिटी प्रोवाइड करती है, किसको, बैंक्स को करती है, बस इतना याद रखना, ठीक है। ये सारे इंस्ट्रूमेंट जो मॉनेटरी पॉलिसी के हैं ना, मोस्टली हम बता रहे हैं आपको, मोस्टली मतलब कि 99% जो है सारे, ये आपके शॉर्ट टर्म लिक्विडिटी को मैनेजमेंट करने के लिए ही होते हैं, ठीक है। और फिर आते हैं नेक्स्ट हम, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी क्या होती है। देखो, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी में क्या होता है कि जो आरबीआई है ये प्रोवाइड करती है ओवरनाइट लोन्स टू बैंक्स एट इंटरेस्ट रेट कॉल्ड MSF रेट। क्या, ओवरनाइट लोन्स, याद रखना, ठीक है। मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी में क्या होता है, आरबीआई प्रोवाइड करती है ओवरनाइट लोन्स बैंक को इंटरेस्ट रेट पे, जिसे हम MSF रेट बोलते हैं। ये हमेशा हायर होता है किससे, रेपो रेट से या फिर लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी रेट से। ये मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी ज़्यादा होता है क्योंकि ये ओवरनाइट प्रोवाइड कराया जा रहा है ना, इस वजह से ये ज़्यादा होगा, ठीक है। अब इन MSF बैंक्स कैन यूज़ SLR और GSEX दोनों, यानी कि अगर बैंक को MSF यूज़ करना है, ठीक है, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी को आरबीआई के पास जा करके, तो वो SLR भी अपना दे सकती है, जो कि गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ और गोल्ड वगैरह ये सब होता है, इसको लेकर के MSF यूज़ किया जा सकता है, ये टूल। फिर आता है स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटीज़ पे प्रीलिम्स में क्वेश्चन आए हुए हैं, जो मैं टॉपिक्स आपको ये दिखा रहा हूँ ना, ब्लू ग्रीन में कवर करके, ये सब पे प्रीलिम्स में क्वेश्चन आया हुआ है। तो भाई हैंड राइटिंग पे और हैंड रिटन नोट्स पे जज करने के बजाय वीडियो को थोड़ा सा ध्यान से समझ लोगे तो 4 घंटा बचा लोगे अपना, 4 से 5 घंटे बच जाएंगे मात्र 1 घंटे या 1 घंटे से भी कम टाइम लगेगा इस वीडियो को कंप्लीट होने में। तो इतना अगर कम समय देके ज़्यादा, देखो एट द एंड गेम है ना, कम समय देके ज़्यादा आउटकम लेने का। अभी तक की लाइफ में आपने इतना तो समझा होगा कि हर जगह पे केवल टाइम देने से मतलब नहीं होता है, टाइम मैनेज करने से मतलब होता है कि भाई कितना समय किस चीज़ को देना है। इकोनॉमी में मोस्टली क्वेश्चंस मॉनेटरी पॉलिसी से ही आ रहे हैं, तो भाई अच्छे से इसको पढ़ लिया, क्लियर हो गया। फिस्कल पॉलिसी से आ रहा है, क्लियर हो गया। कैपिटल मार्केट पढ़ लिया अच्छे से, बस इसके बाद क्या है, ओवरऑल फिर आपको एक कॉन्फिडेंस तो आ ही जाएगा। दूसरी बात ये भी है कि जब आप प्रीलिम्स में बैठोगे ना, तो एक सेंस ऑफ कंप्लीटनेस फील होगा। कंप्लीट मतलब ऐसा लगेगा कि नहीं, सिलेबस में कंप्लीट करा है, पढ़ा है चीज़ों को।
चलो आते हैं इसके बाद हम स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी पे। अंडर दिस आरबीआई अलाउ बैंक टू कीप देयर सरप्लस फंड। अब ये याद रखना, स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी, इसमें क्या होता है, आरबीआई क्या करती है, अलाउ करती है किसको, बैंक्स को, क्या करने के लिए कि वो अपना सरप्लस फंड को रखें आरबीआई के पास और इससे इंटरेस्ट रेट कमाएं, लेकिन विदाउट नीड टू बाय जीसैक्स। इसमें क्या होता है कि गवर्नमेंट सिक्योरिटीज नहीं खरीदनी पड़ती है या फिर कोई अदर कोलेट्रल, ठीक है, नहीं खरीदना पड़ता है। सिंपल सा आप उधर रखो और आपको इसके बदले जो है स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी में क्या है, कोई, अब ये इंपॉर्टेंट टर्म है, यहाँ रखेगा कि विथ नीड टू बाय या विथ जीसैक्स एंड अदर कोलेटरल्स, ऐसे स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी में एक ऑप्शन में मान लीजिए रख देगा ऐसे। तो याद रखना है कि इसमें जीसैक्स या अदर कोई कोलेटरल का इस्तेमाल नहीं किया जाता है स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी में। केवल सिंपल जो है आरबीआई अलाउ करती है बैंक को कि अपना सरप्लस फंड आकर के हमारे पास रख लो और इस पर इंटरेस्ट रेट कमा लो, ठीक है। तो मैं गवर्नमेंट सिक्योरिटीज खरीदने की जरूरत हमसे नहीं है, क्योंकि याद करो एक हमने चीज पढ़ी थी आरआरआर, जिसे हम बोलते हैं रिवर्स रेपो रेट, ठीक है। इस रिवर्स रेपो रेट में क्या हो रहा था, बैंक तो अपना सरप्लस फंड रख रहे थे बट बदले में उन्हें जीसैक्स खरीदनी पड़ती थी ना, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज खरीदनी पड़ती थी, बट इस केस में ऐसा नहीं है। तो इन दोनों में डिफरेंस याद रखना है, ठीक है। जब आरबीआई वरीड होती है कि लिक्विडिटी बहुत ज़्यादा है, ठीक है, कंट्री में बैंक्स के पास, तो क्या होता है उसको सोक करने के लिए आरबीआई इसको यूज़ करती है। इससे क्या होता है, इंटरेस्ट रेट बढ़ जाता है, देन रिवर्स रेपो रेट, इसका जो इंटरेस्ट रेट होता है ना स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी का, वो रिवर्स रेपो से ज़्यादा होता है। अभी करंटली एसएलआर 18% चल रहा है, ठीक है, अभी करंट में जो है ये, और सीआरआर जो है ना हमारा कैश रिजर्व रेशियो, इसमें भी चेंजेस आए, वो भी हम नीचे डिस्कस कर रहे होंगे। फिर आता है ओपन मार्केट ऑपरेशंस, ठीक है। ओपन मार्केट ऑपरेशंस जो है दे आर ऑफ टू टाइप्स। कितने तरीके के, दो तरीके के ओपन मार्केट ऑपरेशन होते हैं। पहला वो जो आरबीआई जब बाय करती है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को बैंक से, दूसरा वो जब आरबीआई सेल करती है, बाय और सेल दो चीज़ आरबीआई करती है ओपन मार्केट ऑपरेशंस में। ये रिजल्ट क्या होता है, इन लोअर मनी सप्लाई, जब आरबीआई सेल कर देती है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को बैंक को, ठीक है, तो इससे क्या होता है, रिजल्ट इन लोअर मनी सप्लाई, ठीक है। और जब सेल करेगी तो क्या करेगी, उससे पैसा बैंक से अपने पास ले लेगी आरबीआई, तो बैंक के पास पैसा कम हो जाएगा और सिक्योरिटी चली जाएंगी। अब सिक्योरिटी थोड़ी ना पब्लिक को दे देगी, पब्लिक को तो पैसा देती है ना। तो ये आरबीआई जो है इसको सोक कर लेती है लिक्विडिटी को कंट्री से। इससे होता क्या है, एट द एंड गोल है इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना। ये ज़रूरत से ऊपर नहीं जाना चाहिए, अगर ऊपर ज़्यादा गया तो कंट्री में बहुत सारे केओस हो जाते हैं, राइट। अब देखो जो नेक्स्ट है वो है हमारा, ये जो बता रहे हैं कि जो ओपन मार्केट ऑपरेशन है डिफरेंट होता है रेपो मार्केट या रिवर्स रेपो मार्केट में, बिकॉज क्योंकि सम सिक्योरिटीज आर सोल्ड एंड परचेज, सेम सिक्योरिटी, सॉरी यहाँ पर जो है लिखा है सेम, सम नहीं, सेम सिक्योरिटी यहाँ पे जो है सेल भी करी जा रही होती है, परचेज भी करी जाती है, यानी कि जो बैंक आरबीआई को देता है और जो आरबीआई बैंक को देता है वो सेम ही सिक्योरिटी यहाँ पे बाय और सेल करी जा रही होती है ओपन मार्केट ऑपरेशंस में। इसमें कोई वो नहीं होता है। लेकिन ना व्हेन आरबीआई बाइज गवर्नमेंट सिक्योरिटीज फ्रॉम बैंक इट विल लीड मोर मनी लिक्विडिटी विद बैंक्स, मोर फंड्स टू गिव लोन्स, लोअर इंटरेस्ट रेट हो जाएगा, डिमांड बढ़ जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी मनी सप्लाई, सिंपल। फिर है क्वांटिटेटिव ईजिंग, इससे प्रीलिम्स में क्वेश्चन आया हुआ है, ऊपर वाले से भी आया हुआ है, ठीक है, ओपन मार्केट ऑपरेशन से भी आया हुआ है, क्वांटिटेटिव ईजिंग क्यूई से भी प्रीलिम्स में क्वेश्चन आया हुआ है। तो अब बोल रहा है ये इंपॉर्टेंट भी है आगे आने वाले प्रीलिम्स के लिए, ठीक है, क्वेश्चन पूछा जा सकता है दोबारा, तो ध्यान से समझना है। फिर कह रहा है कि क्वांटिटेटिव ईजिंग यानी इट इज़ नॉट यूज इन इंडिया बाय आरबीआई बट इट इम्पैक्ट्स इंडिया इन सम वे। अब समझो ये क्यों ऐसा होता है। ये जो क्वांटिटेटिव ईजिंग होता है ना, इसको डिफाइन करते हैं जब लार्ज स्केल पे परचेज किया जाता है डिफरेंट टाइप ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, ठीक है, या बॉन्ड्स बाय सेंट्रल बैंक फ्रॉम बैंक और कॉमर्शियल बैंक्स और पब्लिक। जब लार्ज स्केल में सेंट्रल बैंक गवर्नमेंट सिक्योरिटीज या बॉन्ड को किसी बैंक या पब्लिक से, बैंक और पब्लिक दोनों है यहाँ बस सुना कि केवल सेंट्रल बैंक से ही कर रही। इस क्वांटिटेटिव ईजिंग वाले केस में, सिनेरियो में, जो हमारी सेंट्रल बैंक है वो पब्लिक से भी सिक्योरिटीज़ को परचेज करती है, ठीक है, परचेज करती है। अब ये तब किया जाता है ना जब कंट्री एकदम ही समझ लो डाउन में चल रही है, इकोनॉमी एकदम सबसे अपने खराब फेज में चल रही है, तो उस केस में मनी को फ्यूज़ करने के लिए इकोनॉमी में कि लोग डिमांड बढ़ाएं, ये चीज़ करी जाती है, परचेज करके उन्हें पैसे दिए जाते हैं ताकि वो जाकर के डिमांड बढ़ाएं, एक्सपेंडिचर बढ़ाएंगे तो कंजम्पशन बढ़ेगा तो प्रोडक्शन बढ़ेगा, इंप्लॉयमेंट बढ़ेगा और इकोनॉमी जिंदा होने लगेगी फिर से। तो ये केस होता है, ठीक है। अब इट इज़ एन एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी ऑफ हायर डिग्री देन ओपन मार्केट ऑपरेशंस, ये आरबीआई फ्रीक्वेंटली करती रहती है, अभी किया था, ठीक है। तो लेकिन जो ये क्वांटिटेटिव ईजिंग है वो नहीं करती हमारी सेंट्रल बैंक इंडिया में। लेकिन इससे होता क्या है, कैसे ये इंडिया को प्रभावित करता है वो समझने की जरूरत है, यहाँ पर एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है। तो क्वांटिटेटिव ईजिंग इज ऑफन यूज्ड बाय डेवलप्ड कंट्रीज जैसे कि यूएसए, यूके और जापान के द्वारा। इससे होता है क्या है, दे यूज इट व्हेन दे फेस इकोनॉमिक स्लो डाउन। अब इनके कंट्री में इकोनॉमिक स्लो डाउन आ रहा है जिसे हम रिसेशन भी बोलते हैं बाद में, तो ये क्या करते हैं, दियर इंटरेस्ट रेट आर वेरी लो। अब उसको इंटरेस्ट रेट को क्या करते हैं, अब इनके इतनी मतलब कंट्री में इकोनॉमिक स्लो डाउन चल रहा होता है कि इनके निगेटिव में चल रहा होता है जीडीपी ग्रोथ, उस केस में क्या करते हैं, और ये डर होता है कि वापस और ज़्यादा जीडीपी हमारी गिरेगी। तो अब क्या होता है, इसके लिए इसे हम बोलते हैं लिक्विडिटी ट्रैप की प्रॉब्लम। इट इज़ द टाइम व्हेन एनी मॉनेटरी पॉलिसी इंस्ट्रूमेंट विल नॉट वर्क। कुछ भी कर लो तुम अपनी कंट्री में, रिवर्स रेपो ले आओ, कुछ भी ले आओ,
रेपो रेट अपना कम कर दो, कुछ भी काम नहीं करता, उस केस में क्वांटिटेटिव ईजिंग किया जाता है। अब सोचो यार, कंट्री का फेडरल रिजर्व है, यूएस इतनी बड़ी कंट्री है ना, इस कंट्री का फेडरल रिजर्व सेंट्रल बैंक है, ये जाके पब्लिक से बोल रहा है कि भाई ये लो सिक्योरिटी, मैं परचेस कर रहा हूँ और तुमको पैसा दे रहा हूँ। तो अब समझ लो कि उस केस में क्या होता है कि मॉनेटरी पॉलिसी को कंट्री में एक्सपैंड करना होता है, ठीक है। अब नेक्स्ट है कि ड्यूरिंग क्वांटिटेटिव ईजिंग एक्सेस मनी प्रिंट। अब भाई देखो क्या होगा, जब गवर्नमेंट सिक्योरिटी फेडरल रिजर्व खरीदने जा रहा है यूएस का अपने सिटीजन से, वहाँ की पब्लिक से, हाउस होल्ड से, तो उनको देगा क्या रिटर्न में? करेंसी देगा ना डेवलप कंट्रीज में। तो इससे होता क्या है कि इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा होता है उन कंट्रीज में, जैसे यूएस, यूके, जर्मनी एक्सेट्रा में। इससे इंडिया में क्या इंपैक्ट आता है? इससे इंडिया में इंपैक्ट ये आता है कि फॉर अ कंट्री लाइक इंडिया क्वांटिटेटिव ईजिंग इज नॉट आइडियल बिकॉज हाइपर इन्फ्लेशन सिचुएशन विल अकर। कैसे? एक्सेसिव करेंसी प्रिंटिंग होगी, इससे होगा क्या, जस्ट अ सेकेंड, इससे होगा क्या कि हायर फॉरेन इन्वेस्टमेंट आएगी डेवलपिंग कंट्रीज में ना, बाय डेवलप्ड कंट्री। यहाँ पे गंदा संदा लिखा हुआ है, इसको ध्यान मत देना, मैं तुम्हें आसानी समझा रहा हूँ, ठीक है, इसको इग्नोर मारो। ये मेरे बहुत ही स्पीड में क्लास में लिखने के नतीजे हैं, क्योंकि टीचर बहुत ही स्पीड में बोल रहे होते थे और मैं कुछ छोड़ता नहीं था, बहुत ही ज़्यादा नोट्स एनरिच करके बनाए हुए हैं, तभी आपको इतनी आसानी से समझा पा रहा हूँ, ठीक है। तो देखो सिंपल समझो कैसे, जैसे मान लो डेवलप्ड कंट्रीज़ को अपनी पॉपुलेशन जो भी उनकी पब्लिक है उसको जब उससे सिक्योरिटी लेगी, तो डेवलप कंट्रीज उसे देंगी क्या बदले में? डेवलप कंट्रीज उसे देंगी पैसा, करेंसी। तो उसके लिए वो प्रिंट करेंगी तो वहाँ की पब्लिक में केवल ऐसा थोड़ी ना है कि पब्लिक में केवल रिक्शा वाला, पब्लिक में आते हैं इन्वेस्टर्स भी। वो इन्वेस्टर्स क्या करेंगे? उस करेंसी को लेकर के डॉलर लेके आ जाएंगे इंडिया में, बोलेंगे ये लो भाई, मेरे को एज अ एफपीआई या एफडीआई यूज़ करेंगे यहाँ पर आकर के। एफपीआई यूज़ करेंगे तो और ज़्यादा खतरा हो जाता है। क्यों? एफपीआई मतलब फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, हमारे यहाँ शेयर और बॉन्ड्स वगैरह में इन्वेस्ट करेंगे। इससे होगा क्या? डॉलर की प्रिंट तो बढ़ेगा सम पार्ट, ठीक है। इसका क्या होगा? इन्वेस्टमेंट जो है मार्केट इन इंडिया विल कोलैप्स। क्यों? जैसे ही ये क्या करेंगे आगे मैं बताऊंगा, क्यूई टेपरिंग। आसान भाषा में ऐसे समझो कि जब क्वांटिटेटिव ईजिंग होती है तो डेवलप कंट्रीज में, लाइक जैसे यूएस वगैरह में, बहुत ज़्यादा करेंसी को प्रिंट किया जाता है। उस प्रिंटिंग की वजह से जो इन्वेस्टर्स होते हैं उनके पास डॉलर एक्सेस अमाउंट में आ जाती है ना, अपना गवर्नमेंट सिक्योरिटी सेल करा, अब वो आ जाते हैं ऐसे डेवलपिंग कंट्री जैसे इंडिया वगैरह में। अब यहाँ पे करते हैं इन्वेस्टमेंट, मान लो एफपीओ में किया, ठीक है, एफपीआई में किया, तो एफपीआई में किया फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, यानी कि शेयर और बॉन्ड्स वगैरह में यहाँ पे इन्वेस्ट किया। इससे क्या होता है कि जैसे ही इनकी कंट्री में, अब मान लो इन्वेस्ट कर दिया भाई, प्रॉफिट कमा रहे हैं, लेकिन एक टाइम आएगा ना जब इनकी कंट्री में जब वापस से इकोनॉमी कंट्रोल में आ जाएगी, तो ये क्या करेंगे? क्यूई टेपरिंग करेंगे। क्यूई टेपरिंग मतलब होता है कि टू काउंटर द इन्फ्लेशन। अब जो इन्फ्लेशन बढ़ा चुके हैं पहले ही, ठीक है, एजिंग करके, तो उसको टेपर करने के लिए क्या करेंगे? करेंसी को लेस प्रिंट करेंगे। लेस प्रिंट करने से वो क्या होगा? लोअर फॉरेन इन्वेस्टमेंट आएगी, ठीक है, कंट्री जैसे इंडिया में, और करेंसी में क्या हो जाएगा? डिप्रेशन आने लग जाएगा, ठीक है, क्योंकि इंपोर्ट इसमें इस वजह से कॉस्टली होने लग जाते हैं, और डोमेस्टिक सेक्टर भी हमारा लेस फंड प्राप्त कर पाएगा। क्योंकि इस केस में होगा क्या, जब ये इनकी कंट्री मान लो टेपरिंग कर रही है, ठीक है, करेंसी कम वो कर रही है, जब करेंसी कम कर रही है तो मतलब इसका मतलब क्या है कि इनकी कंट्री में लोन महंगे होना स्टार्ट हो जाएंगे, और लोन महंगे स्टार्ट होने हो जाएंगे तो जो यहाँ से इन्वेस्टर है ना, जिसने अपना शेयर में बढ़िया टाटा वाटा स्टील में वगैरह में अपना इन्वेस्ट कर रखा है, वो भाग जाएगा वापस से अपने यूएसए में, और यूएसए में भाग के जाएगा, फिर क्या करेगा? यहाँ की कंपनीज में इन्वेस्ट करेगा। उस केस में क्या होगा? इंडिया का जो मार्केट है ना वो कोलैप्स कर जाएगा और उसको प्रॉब्लम आ जाएगी, जर्क्स आने लगेंगे, इसको कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता है। इस वजह से ये हमारे लिए बहुत अच्छी स्थिति नहीं है। अब आता है टेपर टेंट्रम। यही होता है द प्रॉब्लम्स कॉज ड्यू टू सडन क्यूई टेपरिंग फेस्ड बाय डेवलपिंग कंट्रीज लाइक इंडिया। इसे हम बोलते हैं टेपर टेंट्रम। इससे क्वेश्चन आ चुका है फिल्म्स में, पीवाईक्यू में उठा के देखना, क्वेश्चन आया हुआ है। सम न्यू मॉनेटरी पॉलिसी इंस्ट्रूमेंट यूज्ड बाय आरबीआई पोस्ट कोविड में, मतलब पोस्ट कोविड के बाद जब हमारी कंट्री की इकोनॉमी एकदम बुरी स्थिति में थी, तब आरबीआई ने कुछ नए टूल्स यूज़ किए थे, वो यहाँ पर बता रहा है। एक था जीसैप, ठीक है, यानी गवर्नमेंट सिक्योरिटी एक्विजिशन प्रोग्राम चलाया था आरबीआई ने। इसमें आरबीआई ने प्रॉमिस किया कि 1.2 लाख करोड़ की गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ को खरीदेगा, ठीक है, किससे? बैंक से, और 2021-22 में, 2021-22 में। फिर लार्ज स्केल एक्सपेंशनरी पॉलिसी थी ये। इससे प्रेडिक्टेबल किया था कि आरबीआई वॉज बिल्डिंग कॉन्फिडेंस, ठीक है। इसको क्रिटिसाइज किया कि क्यों क्रिटिसाइज किया गया इस मूव को? क्योंकि बोला कि ये तो सिमिलर है क्वांटिटेटिव ईजिंग के, इंडिया हैड टू गो थ्रू हायर इन्फ्लेशन। इस केस में एक्सपर्ट ने बोला कि इंडिया में इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा होगा, जो कि बाद में हुआ भी था, ठीक है, लेकिन ज़रूरी था, कंट्री को वापस से इकोनॉमी को रिवाइव करना था, ठीक है। अब देखो लॉन्ग टर्म रेपो ऑपरेशन एलटीआरओ भी यूज़ किया, ठीक है, ये क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट है। इसमें क्या करता है? आरबीआई प्रॉमिस करता है कि वो प्रोवाइड करेगा बैंक्स को लॉन्ग टर्म लोन्स एट रेपो रेट। अब रेपो रेट पर जनरली शॉर्ट टर्म लोन होता है, लेकिन ये एलटीआरओ याद रखना, इससे भी पहले से क्वेश्चन आया हुआ है कि इस पर आरबीआई क्या करता है? रेपो रेट पर लॉन्ग टर्म लोन दे देता है बैंक्स को। और ये क्यों किया जाता है? क्योंकि इकोनॉमी को रिवाइव करना होता है, जैसे आफ्टर कोविड किया गया था, ठीक है। अब देखो क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट की बात करें तो इसमें होता है आरबीआई कैन डिफरेंशिएट अमंग द बोरोवर्स, मेनली, यहाँ पे मेनली लिखा हुआ है, ठीक है, मेरी सुंदर हैंडराइटिंग में, टू बेनिफिट लेस प्रिविलेज बोरोवर्स। मतलब कहने का ये है आरबीआई कैन डिफरेंशिएट अमंग द बोरोवर्स मेनली टू बेनिफिट लेस प्रिविलेज बोरोवर्स। जैसे मान लो टारगेटेड एलटीआरओ क्या होता है? टारगेटेड एलटीआरओ मतलब होता है कि इसमें आरबीआई प्रॉमिस करती है कि बैंक्स को कि वो क्या प्रोवाइड करेगी? लॉन्ग टर्म लोन करेगी एट रेपो रेट,
प्रोवाइडेड दैट बैंक्स गिव चीपर लोन्स टू सम टारगेटेड सेक्टर, जैसे एमएसएमई है, एनबीएफसी है, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज हैं, इनको सबको क्या देगी, चीपर रेट देगी, तब तो बैंक जो है आरबीआई बैंक को रेपो रेट पे लॉन्ग टर्म दे देगा। ठीक है, टारगेटेड मतलब ये टारगेटेड दे रहा है ना, देखो यहाँ पे टारगेट कर दिया एमएसएमई को, एनबीएफसी को, एटसेट्रा को। फिर वेयर इट इज स्लो डाउन, whenever there is slow down small financial company get affected firstly and more, मतलब जब कंट्री में स्लो डाउन चल रहा होता है तो जो ये एमएसएमई एनबीएफसी जो स्मॉल कंपनी है ना, फाइनेंशियल कंपनी सबसे ज़्यादा अफेक्ट होती है। इस वजह से एलटीआरओ जो है, जैसे टारगेट एलटीआरओ है, इसमें आरबीआई बैंक को बोलती है कि भाई इन टारगेटेड सेक्टर को जाके लोन दो, इनको जिंदा रखना ज़्यादा जरूरी है, तभी ओवरऑल इकॉनमी हमारी जो है कंट्रोल में आ पाएगी कंट्री की। ठीक है, फिर आता है सेलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल, एससीसी क्या होता है, ये सब टर्म से जरूरी है, ध्यान से पढ़ना है। ठीक है, सेलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल में आरबीआई क्या करती है, इंस्ट्रक्ट करती है बैंक्स को टू गिव सम मिनिमम अमाउंट ऑफ क्रेडिट टू लेस प्रिविलेज सेक्टर, जैसे एग्रीकल्चर, एमएसएमई एटसेट्रा। इसे ही हम एक भाषा में प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग भी बोलते हैं। ठीक है, प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग भी हम इसे बोलते हैं। समझना क्या है इसमें, समझना ये कि देखो सेलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल में आरबीआई बैंक को बोलती है कि भाई तुम कुछ सेलेक्टेड सेक्टर जैसे एग्रीकल्चर, एमएसएमई, इनको लोन दो। ठीक है, इनको प्रायोरिटी दो, और उसमें पूरे लोन पे नहीं, जितना भी तुम लोन देते हो उसका कुछ सेलेक्टिव पोर्शन इनको देना ही देना, इनको प्रायोरिटी देनी ही देनी है। फिर आरबीआई कैन ऑल्सो इंस्ट्रक्ट टू बैंक टू गिव क्रेडिट नॉट मोर देन सम अमाउंट, यहाँ पे कुछ अमाउंट भी आरबीआई फिक्स कर सकती है ना, कि इससे ज़्यादा तुम्हें नहीं देना है, टू अनप्रोडक्टिव सेक्टर, जैसे शेयर मार्केट मैनिपुलेशन के लिए काम इन पैसे को किया जा सकता है, यूज़ किया जा सकता है, इस वजह से आरबीआई कंट्रोल भी कर सकती है। इसे हम क्रेडिट रैशनिंग बोलते हैं। ठीक है, अब क्रेडिट रैशनिंग ही हमारा एससीसी है, यानी सेलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल है। क्रेडिट रैशनिंग मतलब होता है कि भाई बहुत ही ज़्यादा लिमिटेड और सेलेक्टेड सेक्टर को क्रेडिट देना है हमें चीप रेट्स पे। फिर आता है मॉनेटरी पॉलिसी ट्रांसमिशन होता कैसे है। अब ये देखो नई नई में हमने कम से कम 2-3 क्लासेस के लेक्चर खत्म कर दिया यहीं पर ही। अब हम आगे बढ़ने वाले हैं मॉनेटरी पॉलिसी ट्रांसमिशन में, कि भाई मॉनेटरी पॉलिसी ट्रांसमिशन होता कैसे। मान लो आरबीआई है, तुम मान लो आरबीआई चला रहे हो भाई, या तुम गवर्नर हो। ठीक है, मान लो, मानने में क्या जाता है। ठीक है, तो पूरी ज़िंदगी मानते ही तो आए ना, मैथ सॉल्व करने में लेट एक्स लेट वाई है ना, तो अभी मान लो तुम यू आर द गवर्नर ऑफ आरबीआई एंड यू हैव गिवन एन रिस्पॉन्सिबिलिटी टू कंट्रोल द मनी सप्लाई इन द कंट्री। सो व्हाट यू विल डू, और आपको इस मनी सप्लाई को अपनी कंट्री में रेगुलेट करना है, तो आप आरबीआई हो, आप क्या करोगे, बैंक्स को रेपो रेट पे लोअर, ठीक है, वो दोगे, एक तरीके से लोन दोगे। बैंक्स क्या करेंगे, लोअर लैंडिंग देंगी पब्लिक को। ये शर्त होती है आरबीआई को, तुम्हें हम कम में दे रहे हैं पैसा, तुम भी पब्लिक को कम पैसे में दो। इससे ट्रांसमिशन बोलते हैं मॉनेटरी पॉलिसी का। अगर ऐसा हो रहा है तब तो ये गुड है, इसे गुड मॉनेटरी पॉलिसी ट्रांसमिशन बोलेंगे। इफ द बैंक्स डोंट लोअर द इंटरेस्ट रेट, इसे बैड बोलेंगे। मान लो तुमने यहाँ तो दिया एज अ गवर्नर ऑफ आरबीआई, आपने बोला कि भाई बैंक को कि तुम पैसे ले लो, लेकिन पब्लिक को इन्होंने उतना पैसे कम दिया ही नहीं, इंटरेस्ट रेट को अपने कम ही नहीं किया, उतना ही बना के रखा हुआ है, तो इसे बैड मॉनेटरी पॉलिसी। और ये बहुत सारी बैंक कर रही होती हैं, इस वजह से आरबीआई ने कुछ स्टेप्स लिए जो कि हम आगे डिस्कस करेंगे। तो मॉनेटरी पॉलिसी ट्रांसमिशन डिपेंड अलॉट ऑन टाइप ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी। जैसे अगर कॉन्ट्रैक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी है तो मॉनेटरी पॉलिसी ट्रांसमिशन जो है वो अक्सर गुड होता है, लेकिन अगर एक्सपेंशनरी है तो चैलेंजेस होते हैं गुड मॉनेटरी। एक्सपेंशनरी में क्या होता है, चैलेंजेस होते हैं, क्योंकि बैंक फिर पैसे नहीं देते ना लोगों को, अपना तो ले लेती है आरबीआई से, लेकिन बैंक पब्लिक को नहीं देती सही से। तो कुछ इनिशिएटिव करेगा आरबीआई के द्वारा एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी ट्रांसमिशन को लेकर के। इसमें क्या बीपीएलआर, बीआर, एमसीएलआर, ये सब हम पढ़ रहे होंगे। तो बीपीएलआर क्या मतलब, बेंच मार्क प्राइम लेंडिंग रेट। बेंच मार्क प्राइम लेंडिंग रेट क्या होता है, इट वॉज सपोज्ड to be the lowest interest rate at which bank should give loan even to the prime borrowers। अब प्राइम बोरोवर्स क्या होते हैं, जैसे प्राइम और नॉन प्राइम में डिफरेंस क्या होता है। जैसे इनिशियली मान लो प्राइम बोरोवर को 8% पर एनम पे दिया जाता था लोन, और नॉन प्राइम को 10% पर एनम पे दिया जाता। लेकिन जब ये हमारा बीपीएलआर को इस्तेमाल करके लोन दिया जाएगा, तो जो प्राइम होंगे उनको 6% दिया जाएगा मान लो, या 7% दिया जाएगा, और नॉन प्राइम को 9.5% पे दिया जाएगा। ये बेटर मॉनेटरी पॉलिसी ट्रांसमिशन का ऑप्शन होता है। लेकिन ऐसा होता क्या है कि जो बीपीएलआर है ना, इस कैलकुलेटेड बाय बैंक्स ऑन द बेसिस ऑफ कॉस्ट ऑफ फंड्स। ठीक है, टू बैंक्स, यानी कि बैंक को उस फंड को लेने में कितनी कॉस्ट लगी उस पर ये कैलकुलेट करते हैं अपने बीपीएलआर को। ठीक है, और कॉस्ट ऑफ फंड्स जो है वो क्या होता है, डिपेंड करता है डिपॉजिट रेट पेड बाय बैंक्स, कि बैंक ने डिपॉजिट रेट कितना पे किया हुआ है पब्लिक को, उस पर डिपेंड करता है कॉस्ट ऑफ फंड। भाई बैंक को फंड कौन दे रहा है, पब्लिक ही तो दे रही, डिपॉजिट अपना जाके देते हो, जो भी तुम्हारे पास होता है पैसा बैंक में रखते हो, उस पर बैंक तुम्हें डिपॉजिट रेट देती है। और ये जो कॉस्ट ऑफ फंड है यही बैंक को कॉस्ट ऑफ फंड पड़ती है। अब बैंक क्या करेगी, भाई अपने घर से तो पैसा तुम्हें देगी नहीं, यही पैसा उठा के लोन दे देती है। उस लोन से क्या होता है, घूम फिर करके जो भी इंटरेस्ट रेट वापस आता है उसमें से कुछ पैसा अपने पास रखती है, कुछ तुमको डिपॉजिट रेट दे देती है। तो इसीलिए ये डिपेंड करता है बीपीएलआर हमारे किस पे, कॉस्ट ऑफ फंड पे। अब आता है पोस्ट 2008 इकोनॉमिक स्लो डाउन हुआ, 2008 में हुआ था ना, याद करो। तुम तो नहीं याद कर पाओगे, काफ़ी छोटे थे, मैं भी बहुत छोटा था। चलो ऐसे ही सोच लेते हैं कि हाँ भाई स्लो डाउन था। तो आरबीआई टुक एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी, उस समय पे आरबीआई ने लिया था, डिस्पाइट बीपीएलआर, यानी हमारा ये जो बीपीएलआर था ना प्राइम बोरोवर्स वाला, जिसे हम बोलते हैं क्या, बेंचमार्क प्राइम लेंडिंग रेट। डिस्पाइट बीपीएलआर आरबीआई ने क्या करा, आरबीआई ने एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी को इस्तेमाल किया। मोस्ट बैंक्स डिड नॉट फॉल मच। कई सारे बैंक ऐसे थे जिन्होंने अपना इंटरेस्ट रेट कम ही नहीं किया आरबीआई के बीपीएलआर को यूज़ करने के बावजूद। इससे हुआ क्या,
मैनी बैंक्स चूज हायर डिपॉजिट रेट, हैंस BPLR नॉट फेलिंग। इससे BPLR नीचे ही नहीं गया और कंट्री की स्थिति सुधरी नहीं। फिर आता है बेस रेट, मतलब BPLR तभी वर्क करेगा, आसान भाषा में ऐसे समझो कि RBI बैंक को बोल रही है और बैंक पब्लिक को भी उतना ही ज़्यादा ईजीनेस दे रही है लोन प्रोवाइड करने में, तभी BPLR या कोई भी मॉनेटरी पॉलिसी इंस्ट्रूमेंट काम करेगा, अदरवाइज नहीं करेगा। फिर आता है बेस रेट। बेस रेट में क्या होता है, सिंस 2010 द लोवेस्ट इंटरेस्ट रेट एट विच बैंक शुड लैंड टू द प्राइम बोरोवर्स। ठीक है, बेस रेट मतलब होता है वो, ये 2010 से आया है, ठीक है, चलन में। इसमें क्या होता है, बैंक उन प्राइम बोरोवर्स को लैंड करती है जिनको जो सबसे लोवेस्ट इंटरेस्ट रेट इनका हो सकता है उस पर। फिर कैलकुलेटेड होता है बैंक्स के ऑन द बेसिस ऑफ शॉर्ट टर्म कॉस्ट ऑफ फंड्स टू बैंक। ये जो बेस रेट होता है ये शॉर्ट टर्म कॉस्ट ऑफ फंड्स जो बैंक को पड़ा हुआ है उस बेसिस पे क्या किया जाता है, कैलकुलेट किया जाता है। और ये शॉर्ट टर्म जो कॉस्ट ऑफ फंड्स है टू बैंक्स, ये किस पे डिपेंड करता है, शॉर्ट टर्म डिपॉजिट रेट पर ओनली। ठीक है, जैसे कि एक साल से कम के जो भी डिपॉजिट है उस पर क्या होगा, बैंक को कम इंटरेस्ट रेट में देना होता है। जब तुम ज़्यादा देर के लिए पैसा रखोगे तुम्हें ज़्यादा पैसा मिलेगा, कम देर के लिए कम पैसा मिलेगा। तो उस केस में क्या होता है, बैंक को इसी कम डिपॉजिट कॉस्ट ऑफ फंड की वजह से, शॉर्ट टर्म जो है कॉस्ट ऑफ फंड्स की वजह से जो बेस रेट है ये लोअर होता है। ठीक है, अब आते हैं बैंक्स वर अलाउड टू इंक्लूड द ऑपरेशनल कॉस्ट ऑफ गिविंग लोन्स। मतलब कह रहा है यहाँ पे कि इसमें RBI ने क्या किया, 2010 के आसपास की बात है ये, कि बैंक को अलाउ कर दिया कि तुम अपनी कॉस्ट ऑफ फंड्स में ऑपरेशनल कॉस्ट को भी ऐड कर लो। अच्छा, ऑपरेशनल कॉस्ट में क्या आता है, जो भी पेपर वर्क हुए, एम्प्लॉयज़ हुए, इंफ्रास्ट्रक्चर तुम्हारा जिसके लिए तुम अपना रेंट वेंट दे रहे हो, इन सबको इंक्लूड करके कॉस्ट ऑफ फंड्स इंक्लूड करो और उस कॉस्ट ऑफ फंड्स पे जो है उसके बाद तुम उस पर लोन दो। ठीक है, तो यही सब चीज़ें थी। फिर 2010-15 में क्या हो, बेस रेट कॉन्सेप्ट को रीजनेबल, ये तब तक तो रीजनेबली सक्सेसफुल था 2010-15 तक, लेकिन उसके बाद क्या हुआ, इन 2015 RBI फॉलोड एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी, मेनली रिड्यूसिंग रेपो रेट। इससे रेपो रेट रिड्यूस करा मॉनेटरी पॉलिसी एक्सपेंशनरी करने के लिए, बट बेस रेट ऑफ मैनी बैंक्स डिड नॉट फॉल मच, क्योंकि बैंक रेट जो है बैंक्स ने तो कम किया ही नहीं था। उसकी वजह से क्या हुआ, इसकी वजह से ये फेल हो गया। फिर 2016 में क्या हुआ, मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंड बेस्ड लेंडिंग रेट आया, MCLR से बोलते हैं, यहाँ से क्वेश्चन आ चुका है MCLR से। ठीक है, मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंड बेस्ड लेंडिंग रेट क्या होता है, 2016 में क्या हुआ, सेम BPLR जैसा ही है, बस थोड़ा सा चेंजेस है। क्या चेंजेस है कि इसमें कैलकुलेट करेगी बैंक्स ऑन द बेसिस ऑफ मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंड टू बैंक्स। मतलब इस केस में मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंड्स में बैंक देखेगी कि उनको सबसे मिनिमम कॉस्ट कितनी लगी है उस फंड को लेने में पब्लिक से, उसके बाद उस पर जो भी कैलकुलेट करके इंटरेस्ट रेट बैंक लोन के देने के लिए निकालेगी उससे बोलते हैं मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंड्स बेस्ड लेंडिंग रेट। ठीक है, इससे क्या होता है, MCLR जो है डिपेंड करता है किस पे, याद रखना क्वेश्चन आ सकता है, इंपॉर्टेंट है, रेपो रेट पे। और दूसरा क्या डिपेंड करता है कि ऑपरेशनल कॉस्ट भी इसमें इंक्लूडेड होती है। ठीक है, MCLR में MCLR इज रीजनेबली गुड फॉर मॉनेटरी पॉलिसी ट्रांसमिशन। इफ RBI रिड्यूसेस रेपो रेट द बैंक्स देन बैंक्स आर ऑब्लाइज टू, यहाँ पे देन लिखा है, दैट नहीं लिखा है, कहाँ गया, ये देन है। ठीक है, इफ RBI reduces repo rate then banks are obliged to reduce MCLR within 3 to 4 months। क्योंकि इसमें ऐसा क्यों होता है भाई, देखो सिंपल सी चीज़ है, अगर ये नहीं करेंगे ठीक है ऐसा, तो इसमें खुद ही RBI बोल देती है कि लेट अ बैंक चूज कि भाई वो किस उस पे जो है बेस रेट पे अपना लोन देना चाहते हैं। MCLR में तो यही होता है, मार्जिनल कॉस्ट ऑफ लेंडिंग, क्योंकि तुम पर छोड़ रहे हैं हम। अब तुम पे छोड़ रहे हैं तो ऑब्वियस सी बात है, अगर RBI जो है हमारी रेपो रेट रिड्यूस कर रही है तो तुम्हें, अगर हमने पावर दे दी है अपने MCLR को कंट्रोल करने के लिए, MCLR पे अपने लैंडिंग करने के लिए, तो तुम जाहिर सी बात है कि तुम उसको 3 से 4 वीक में कम कर ही दोगे, वरना अदर बैंक्स करने लगेंगे ना। मान लो 4-5 बैंक है, RBI ने रेपो रेट कम किया तो A B C ने कम कर दिया, तुम नहीं करोगे, तुम्हें नहीं करना पड़ जाएगा, है ना। फिर 2019 में क्या हुआ, एक्सटर्नल बेंचमार्क रेट आ गया 2019 में। इसमें क्या था एक्सटर्नल बेंचमार्क लैंडिंग में, कि आपका इस फ्रेमवर्क में बैंक्स मस्ट लिंक और टाई दियर लैंडिंग रेट्स टू वन ऑफ द 3 एक्सटर्नल बेंचमार्क रेट। अब इसमें RBI ने बोला कि अपने लैंडिंग रेट को तुम इन तीनों में से किसी एक के साथ टाई कर दो, चाहे रेपो रेट के साथ कर दो, ठीक है, चाहे 3 मंथ्स ट्रेजरी बिल्ड के यील्ड पे कर दो, जो भी तुम्हारे 3 मंथ का ट्रेजरी बिल्ड पे यील्ड आता है, और या फिर 6 मंथ के जो है ट्रेजरी बिल्ड यील्ड पर जो भी तुम्हें सुटेबल लगे इस पर अपना टाई कर दो अपने किसको, लैंडिंग रेट को। ठीक है, जिसे हम बेस रेट बोलते हैं ना। अब इसमें क्या होगा, इसमें डिटरमाइन होगा इंटरेस्ट रेट पब्लिश, जो इंटरेस्ट रेट होगा ना वो FBIL को है जो है हमारा डिटरमाइन करेगा। FBIL क्या होता है, फाइनेंशियल बेंचमार्क ऑफ इंडिया लिमिटेड। ये फाइनेंशियल बेंचमार्क इंडिया लिमिटेड क्या होता है, ये बताता है इंटरेस्ट रेट कितना होगा। ठीक है, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स पे और कमर्शियल डिपॉजिट्स पे। ये क्या है, तो ये एक रिसर्च एजेंसी है, ये डेटा कलेक्ट करती है और पब्लिश करती है उसी बेसिस पर। इसका ये मुंबई में लोकेटेड है और ये इनकॉर्पोरेटेड करी गई कंपनीज है 2013 के तहत। तो इसका यही काम है कि डेटा कलेक्ट करना और अपना बेंचमार्क बताना कि कितना लेंडिंग रेट होना चाहिए। इंडियन बैंकिंग सेक्टर 1969 से 91 में क्या हुआ, देखो 1969 में ना बैंक्स को नेशनलाइज किया गया था। ठीक है, 14 बैंक्स नेशनलाइज किया गया था। फिर 1980 में 6 और बैंक को नेशनलाइज कर दिया गया। नेशनलाइजेशन होता क्या है, देखो, गवर्नमेंट टेकिंग ओवर कंट्रोल ऑफ बैंक्स फ्रॉम बिग इंडस्ट्रियलिस्ट, इसको बोलते हैं सिंपल भाषा में नेशनलाइजेशन। तुम इंडस्ट्रियलिस्ट हो, तुमसे बैंक ठीक से नहीं चल रहा, बैंक जाके गवर्नमेंट क्या करेगा, गवर्नमेंट इसको टेक ओवर कर लेगा, तुम्हें पैसा दे देगा और उसके बाद गवर्नमेंट चलाएगी बैंक को तुम्हारे। इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है नेशनलाइजेशन का,
कि टू प्रोवाइड बैंकिंग सर्विस टू लेस प्रिविलेज पॉपुलेशन सेक्टर को, मतलब ऐसे लोगों को पैसा देना भाई। अब प्राइवेट आदमी तुम्हारे वेलफेयर के बारे में क्यों सोचेगा, उसे पैसा कमाना है, वो इंडस्ट्रियलिस्ट को लोन देगा, फार्मर को क्यों देगा। लेकिन जब गवर्नमेंट उसको चलाएगी तो गवर्नमेंट सबके बारे में सोचेगी, क्योंकि वेलफेयर स्टेट है ना, हमारा डीपीएस भी पढ़ा होगा आपने, तो गवर्नमेंट सबके बारे में सोचेगी। गवर्नमेंट सबके बारे में सोचेगी तो क्या होगा, ओवरऑल गवर्नमेंट क्या करेगी, अब लेस प्रिविलेज सेक्टर को भी यहाँ पर लोन दिया जाएगा जब गवर्नमेंट आ जाएगी। इससे क्या होगा, पोस्ट नेशनलाइजेशन 1969 बैंक में क्या क्या स्कीम आई। एक आई थी भाई लीड बैंक स्कीम। इसमें एवरी नेशनलाइज बैंक हैड टू प्रोवाइड बैंकिंग सर्विसेज टू सेलेक्टेड बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट्स याद रखना। लीड बैंक स्कीम में क्या था, बैंक को कुछ बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट्स को लोन प्रोवाइड कराना होता था, बैंकिंग सर्विसेज प्रोवाइड करनी होती थी। और इनको क्या करना होता था, नीड टू ओपन मोर बैंक ब्रांचेस टू दिस डिस्ट्रिक्ट्स। इससे क्या होता था, हाई कॉस्ट होती थी बैंक के लिए और लोअर प्रॉफिट होता था। इसलिए इस स्कीम को क्रिटिसाइज किया गया कि भाई ऐसे डिस्ट्रिक्ट पे जहाँ पे कहीं कोई सुविधा नहीं है वहाँ पे जाके अपनी ब्रांच खोलो, वहाँ पे बैंकिंग सर्विसेज प्रोवाइड करो, तो कॉस्ट ज़्यादा आएगी ना बैंक की, तो उस वजह से क्या होगा, वहाँ पे डिपॉजिटर भी कम होंगे। फिर क्या होता है, सेकंड फिर आई प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग। ये आया था 1974 में। इससे क्या हुआ कि उसने बोला कि एट लीस्ट 40% ऑफ द बैंक क्रेडिट टू प्रायोरिटी सेक्टर विद इन दिस एटलीस्ट 18% तो केवल एग्रीकल्चर को जाना है और 22% जो है अदर, जैसे कि रूरल, ठीक है, आर्टिशंस को, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को, एग्रीकल्चर को, उसमें भी हमको देना होता था। 40% प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग का ये याद रखना, ठीक है, कैप याद रखना। और इसमें ये है कि 1974 में ये आया था। इसमें जो है ये बोला गया था कि आप क्या करोगे, आप बैंकिंग सर्विसेज प्रोवाइड करोगे तो प्रायोरिटी देना पड़ेगा आपको इन सेक्टर्स को, क्योंकि ये हमारे सेक्टर जो है कंट्री की जान है, इसी पर तो कंट्री टिकी हुई है ना। फिर आ जाओ, अब प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग जो थी लोअर इंटरेस्ट, इसमें प्रॉब्लम क्या आई कि भाई पहली बात तो इंटरेस्ट रेट कम था तो बैंक को प्रॉफिट कम था, उसकी वजह से क्या डिफॉल्ट बहुत ज़्यादा थे, लोग पढ़े लिखे है नहीं, पैसे ले लिए वापस किए नहीं उनको। अब किए नहीं तो प्रॉब्लम, अब सबने नहीं कुछ नहीं किया होंगे, ऑब्वियसली बात है, अगर 100 लोग हैं तो मान लो 60 नहीं किए, 40 नहीं, बट ओवरऑल तो बैंक का नुकसान हो गया। तो इस केस में ये भी डिफॉल्ट बेकार हो गई स्कीम, लेकिन अभी भी चलती है, ऐसा नहीं है, बट ये बैंक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छी स्कीम नहीं है। फिर 1991 में क्या हुआ, प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग को 40% जो था ना प्रायोरिटी कर दी गई कि इसमें 18% तो एग्रीकल्चर को देना ही देना है तुम्हें, ठीक है। पोस्ट 1991 में ये कर दिया गया। अब 10% बैंक क्रेडिट शुड गो टू स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स, जो कि इनके पास लैंड जो है 1 हेक्टेयर से कम है, ठीक, जिनके पास लैंड जो है वो 1 हेक्टेयर से कम है और लेस देन 2 हेक्टेयर है। तो उस 18% में जो 18% एग्रीकल्चर को देना, उसमें से 10% तो तुम्हें उन फार्मर्स को देना जिनके पास 1 हेक्टेयर से लैंड कम है। इससे क्या हुआ, बहुत सारी प्रॉब्लम आने लगी। अब इसके लिए क्या डिफरेंट लिस्ट है प्रायोरिटी सेक्टर की, एग्रीकल्चर है, एमएसएमई आ जाती है प्रायोरिटी सेक्टर में, एजुकेशन, हाउसिंग, एक्सपोर्ट, रिन्यूएबल एनर्जी सब आ जाता है। अब सर्टेन टाइप्स ऑफ लोन गिवन बाय बैंक्स आर कंसिडर्ड एज प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग, जैसे विला के लिए लोन दे रहा है तो प्रायोरिटी सेक्टर में नहीं है, लेकिन लो हाउसिंग के लिए दे रहा है तो प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग में आ जाएगा। प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग फॉलोड बाय ऑल टाइप्स ऑफ बैंक्स, जैसे पब्लिक, अब यहाँ से क्वेश्चन आ चुका है, याद रखना, पब्लिक सेक्टर बैंक्स जी भी देंगी, प्राइवेट सेक्टर भी देंगी, फॉरेन बैंक्स भी देंगी, बट फॉरेन बैंक्स आर नॉट फोर्स टू गिव 18% ऑफ टू एग्रीकल्चर। इनका ये फोर्स नहीं किया जाता, लेकिन देती ये भी है। तो तीनों याद रखना, पब्लिक, प्राइवेट और फॉरेन, सारी बैंक प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग करती हैं। अब आ जाओ 1991 से पहले क्या था कि बैंक्स हैड टू कीप वेरी हाई एसएलआर, लगभग 38.5 था एनडीटीएल का, और सीआरआर 25% था एनडीटीएल का, तो दोनों मिला के 63.5% तो एनडीटीएल ही हो गए। तो बैंक्स आर नॉट अलाउड टू यूज़, इतना तो पैसा बैंक यूज़ ही नहीं कर पाती थी, तो बचा क्या घूम फिर करके 37%, उसमें भी 18% एग्रीकल्चर को देना ही देना था लोन। तो इस वजह से क्या हुआ, बड़ी प्रॉब्लम आ गई थी। तो इससे क्या हुआ, टू फाइनेंस हाई गवर्नमेंट बोरोइंग्स वॉज द रीजन बिहाइंड एसएलआर एंड सीआरआर। बैंक ज़्यादा पैसा दे गवर्नमेंट को, इस वजह से ऐसी चीज़ें करी गई थी। लेकिन पोस्ट 1991 क्या हुआ, बैंकिंग सेक्टर रिफॉर्म्स लाए गए, बैंकिंग सेक्टर में रिफॉर्म्स लाए गए और एक्सेप्टेड के रिकमेंडेशन किसकी, नरसिम्हन कमेटी की। ये कमेटी का नाम याद रखना, पहले से पूछा जाएगा, ठीक है। नरसिम्हन कमेटी 1991 में आई, इसकी को एलपीजी रिफॉर्म आप बोल सकते हो। इससे रिडक्शन किया गया एसएलआर और सीआरआर में, ठीक है भाई, जो है पहले 25% और 5% करा गया, फिर अभी कितना 18 और 4 है, अभी ये फिर से करंट अफेयर्स में चेंज कर दिया गया है, ठीक है। इंटरेस्ट रेट को फिर से डीरेगुलेशन किया गया इसका, ठीक है, इंटरेस्ट रेट डीरेगुलेशन किया गया, उसमें भी कई सारी चीज़ें जो है वो आई, ठीक है। अब देखो इसके बाद जो इंपॉर्टेंट है वो है, ये सारी वो चीज़ें जो करी गई थी, जैसे प्राइवेट सेक्टर बैंक्स को अलाउ किया गया, वर अलाउड टू प्रोवाइड रिटेल बैंकिंग सर्विसेज अलॉन्ग विथ पब्लिक सेक्टर बैंक्स। ऐसे फॉरेन बैंक को अलाउड कर दिया कि प्रोवाइड कर सकते हो रिटेल बैंकिंग सर्विसेज, एफडीआई इन बैंकिंग को अलाउड कर दिया गया, ये सब चीज़ें करी गई थी। कैपिटल एडिक्वेसी रिफॉर्म किए गए, रिफॉर्म रिलेटेड टू सॉल्यूशन एंड जो हमारा एनपीए के प्रॉब्लम था उसको सॉल्व करने के लिए भी रिफॉर्म किए गए। अब सिंप्लीफाइड बैलेंस शीट ऑफ कमर्शियल बैंक की बात करें तो कैसे होती है वो, इसमें लायबिलिटीज़ में आती हैं सारे कैपिटल्स, रिजर्व्स जो कि एक्सेस रिजर्व और कैश रिजर्व, ये लायबिलिटी साइड में आएंगे, ठीक है। और
डिपॉजिट्स ऑफ पब्लिक, जो भी बैंक के पास है वो हमारे इसमें लाइबिलिटीज में आएंगे। बोरोइंग्स ऑफ द बाय द बैंक, जो भी बैंक पैसा बोरो करता है वो हमारा आएगा। और अदर लाइबिलिटी आएगी। एसेट क्या है? रिजर्व एंड डिपॉजिट विद आरबीआई, जो भी रिजर्व डिपॉजिट आरबीआई के पास है वो क्या है उसका, तुम्हारे रिजर्व और एक्सेस रिजर्व। एक्सेस रिजर्व मतलब जैसे कैश है, ठीक है, कैश अगर तुमने रखा हुआ है वहाँ पे, बैंक ने रखा हुआ है, तो बैंक की वो लाइबिलिटी, क्योंकि उस पर क्या, वो तो तुम्हारा पैसा, उस पर उसको कुछ मिलना भी नहीं है। लेकिन अगर यही रिजर्व बैंक और रिजर्व और डिपॉजिट आरबीआई के पास रखेगा तो उससे मिलेगा पैसा, तो ये उसकी एसेट हो गई। इन्वेस्टमेंट करेगा जी में, इन्वेस्टमेंट हो गई, एसेट हो गई। लोन्स करेगा पब्लिक को, एसेट हो गई। फिक्स एसेट खरीदेगा बिल्डिंग वगैरह तो उसकी एसेट हो गई। अदर भी एसेट उसकी एसेट हो गई, ठीक है। क्रेडिट रिस्क बेसिकली क्या होता है ना, कि आप ऐसे समझिए आसान भाषा में, कि मान लीजिए बैंक ने किसी को लोन दिया, ठीक है, हाउस होल्ड या फर्म को, तो अब उस लोन पे डिफॉल्ट होने के भी कई चांसेस होते हैं, कि मतलब वो लोन वापस नहीं आएगा। इस केस में, इस सिनेरियो को क्या बोलते हैं? क्रेडिट रिस्क बोलते हैं, ठीक है। और कैपिटल एडिक्वेसी मतलब होता है कि मिनिमम अमाउंट ऑफ कैपिटल एंड रिजर्व नीडेड टू हैंडल रिस्क। अब इस रिस्क को हैंडल करने के लिए किस तरीके की कैपिटल चाहिए होती है, वो दो तरीके की होती है, ठीक है। टू टाइप्स ऑफ कैपिटल एंड रिजर्व फॉर कैपिटल एडिक्वेसी, टीयर 1 कैपिटल, टीयर 2 कैपिटल। आसान भाषा में बताऊं तो ऐसे समझिए केवल कि टीयर 1 कैपिटल बहुत लिक्विड होती है, बहुत अच्छी क्वालिटी की होती है। इसमें क्या होता है कि आप जब चाहो जाओ और आपको लिक्विडिटी, मतलब आप तुरंत इनकैश करा सकते हो उसको, इसे बोलते हैं टीयर 1 कैपिटल। इसमें आता क्या क्या है? तो इसमें आते हैं शेयर कैपिटल, ठीक है, और आपका मतलब आपने किसी कंपनी के शेयर वगैरह लिए हैं, तो मतलब बैंक के किसी ने शेयर लिए हैं, तो बैंक का कोई ऑब्लिगेशन नहीं, बैंक लॉस में जाएगी तो उनको भी लॉस होगा, ठीक है। तो इससे कोई इशू नहीं आएगा। इस वजह से शेयर में क्या होता है, आप शेयर खरीदते हो तो आप कंपनी के क्या बन जाते हो? ओनर बन जाते हो ना, उतने परसेंट के। अगर आपको प्रॉफिट हो रहा तो उतने परसेंट प्रॉफिट मिलेगा। लेट्स एज्यूम कि कंपनी को 10% प्रॉफिट हुआ, ठीक है, आपका कंपनी में जो भी शेयर होगा उस अकॉर्डिंग आपको प्रॉफिट मिल जाएगा। इसी तरीके जो दूसरा, और एक्सेस रिजर्व वगैरह भी हाईली लिक्विड होते हैं, तो ये टीयर 1 में ही आ जाते हैं, ठीक है। एक्सेस रिजर्व मतलब वही जो एसएलआर में रखते हैं ना, गोल्ड और गवर्नमेंट सिक्योरिटी वगैरह, ठीक है। अब इसके बाद जो नेक्स्ट है वो है हमारा टीयर 2 कैपिटल। टीयर 2 कैपिटल में क्या होता है? ये भी अच्छी क्वालिटी का होता है, बट नॉट एज गुड एज टीयर 1। इसमें क्या होता है कि कंपनी को रिवैल्यूएशन करा जाता है, मतलब जैसे मान लो बैंक एट द एंड है तो एक कंपनी ना, तो इस बैंक का ये देखा जाता है कि अगर इसको आज सेल करा जाएगा तो इसकी वैल्यू कितनी है ओवरऑल मार्केट में। तो उस केस में अगर मान लो 100 करोड़ 200 करोड़ है, तो उसके उस बेसिस पे निकाला जाता है कि बैंक इतना मैनेज कर ले जाएगी, ठीक है। लेकिन ये बहुत अच्छी क्वालिटी की नहीं होती है, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं रिस्क वेटेड एसेट्स, मतलब इतनी अच्छी क्वालिटी नहीं जितनी टीयर 1 हो। टीयर 1 तो आप कभी भी जाओ, आप सेल करोगे अपने शेयर्स को, आपको मिल जाएगा पैसा, बट यहाँ पर ऐसा नहीं होता है, ठीक है। रिस्क वेटेड एसेट्स जो है किसी भी बैंक की, वो क्या होती है? रिस्क वेटेड एसेट्स मतलब होता है कि मान लो कि एसेट्स ऑफ अ बैंक एडजस्टेड फॉर डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिस्क। वो एसेट जो बैंक रखती है एडजस्ट करने के लिए डिफरेंट डिफरेंट टाइप के रिस्क को। जैसे मान लीजिए बैंक है, बैंक ने 100 करोड़ रुपए लोन दिया। अभी 100 करोड़ में देखो बांटा कैसे, गवर्नमेंट को दिया 30 करोड़, फर्म्स को दिया 50 करोड़ और हाउस होल्ड को दिया 20 करोड़। तो गवर्नमेंट को जो भी पैसा देगा ना वो सबसे कम रिस्क, 0% रिस्क होता है, मतलब पूरा पैसा वापस आ जाएगा। बट फर्म्स के साथ क्या होता है, अगर 50 करोड़ दिया तो इसमें 20% रिस्क है, मतलब 10 करोड़ रुपए जो है इसमें आपका नहीं ना आने की संभावना है। ऐसे हाउस होल्ड को मान लो 20 करोड़ रुपए लोन दिया तो 30% का रिस्क होता है, मान लो 6 करोड़ रुपए इसमें नहीं आएगा। तो ओवरऑल 16 करोड़ रुपए 100 में से ऐसे होगा जो बैंक के डिफॉल्ट होने के चांस होते हैं। तो इस तरीके से ऐसा समझा जाता है कि जो रिस्क वेटेड एसेट्स है, ठीक है, वो हमेशा किससे लेस होगी? हमेशा लेस होगी टोटल एसेट से, बैंक की 100 करोड़ रुपए से, ठीक है। 16 करोड़ रुपए तो 100 करोड़ से लेस ही होंगे ना, 1600 से, 16 जो है करोड़ 100 करोड़ से लेस होंगे। तो एट जैसे जैसे रिस्क बढ़ता जाता है वैसे वैसे रिस्क वेटेड एसेट्स भी बढ़ती जाती है, ठीक है। अब ये वही क्वेश्चंस जो हैं डिफरेंस मैंने अपनी पढ़ाई के लिए, मतलब अपने अंडरस्टैंडिंग के लिए अपने आप से बना लिए थे, कि बीपीएलआर और बेस रेट में क्या डिफरेंस है, टीयर 1 टीयर 2 कैपिटल में क्या डिफरेंस है, एमसीएल और ईबीआर में डिफरेंस क्या है। आप भी ऐसे कर सकते हो रिवर्स, मतलब एक तरीके से चीज़ों को फिर से रिकॉल करने के लिए, ये सब आसान टेक्निक्स होती हैं। फिर आते हैं कैपिटल टू रिस्क वेटेड रेशियो में। तो देखो इसका रेशियो कैसे निकालते हैं? जो भी टीयर 1 कैपिटल मतलब हाईली लिक्विड, जिसको कभी भी हमें लिक्विड कराने में यानी कैश कराने में प्रॉब्लम नहीं आएगी। टीयर 2 यानी कि जो वैल्यूएशन होती है कंपनी के, उसको जब हम डिवाइड करते हैं रिस्क वेटेड एसेट से कंपनी की टोटल और मल्टीप्लाई कर देते हैं 100 से, तो हमारा जो भी वैल्यू आती है वो आती है कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो की। फिर मिनिमम कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो की बात करें तो रिफर्स टू द मिनिमम अमाउंट ऑफ गुड क्वालिटी कैपिटल दैट अ बैंक नीड्स टू मैनेज ऑल टाइप ऑफ रिस्क फेस्ड ऑन इट्स एसेट्स, ठीक है। वो पैसा, कम से कम पैसा जो बैंक को रखना पड़ता है अपने रिस्क को मैनेज करने के लिए, उसे हम बोलते हैं मिनिमम कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो। आसान भाषा में ऐसे समझो। ग्लोबल नॉर्म्स बोलते हैं कि आपको मिनिमम कैपिटल एडिक्वेसी 8% रखना चाहिए। बेसल नॉर्म्स क्या होते हैं? जो ग्लोबल नॉर्म्स है कैपिटल एडिक्वेसी के लिए, ये डिसाइड करती है बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट, ठीक है। जैसे बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट है, बीआईएस जो है, ये डिसाइड करती है ग्लोबल नॉर्म्स को कैपिटल एडिक्वेसी के लिए। इसमें क्या होता है, सभी कंट्रीज की मोस्टली क्या होती है, जो सेंट्रल बैंक्स होती है ना, वो परफॉर्म करती हैं और वो डिसाइड करती हैं एक बेंचमार्क को। इसी तरीके जो हमारा बीआईएस बेसल नॉर्म है, ठीक है, इसका काम क्या होता है, ये इंश्योर करता है कि देयर शुड बी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी इन बैंकिंग सिस्टम। सेंट्रल बैंकर्स ऑफ द मेंबर्स कंट्री डिसाइड करते हैं कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो को। और बेसल, ये नाम कहाँ से आया? तो स्विट्जरलैंड में एक बेसिकली सिटी है जहाँ पे इसका हेडक्वार्टर, इस वजह से इसको बेसल बोला जाता है। बेसल 1 नॉर्म जो है 1988 में आए थे, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे सबसे पहले, ठीक है। इन्होंने बताया था कि कैपिटल एडिक्वेसी 8% रखनी है। फिर बेसल 2 आया 2004 में। इन्होंने बताया क्या कि 8% के साथ साथ 3 रिस्क मैनेज करने हैं। कौन कौन से? क्रेडिट रिस्क, मार्केट रिस्क, ऑपरेशनल रिस्क। यही नीचे मैंने इलेबोरेट किया। क्रेडिट रिस्क आपको पता ही है कि मतलब जो लोन पे होता है। मार्केट रिस्क मतलब ऐसा होता है कि रिस्क ऑफ लॉस
टू बैंक्स ड्यू टू चेंज इन मार्केट प्राइस। जैसे मान लो बैंक के पास है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज और उसके प्राइस हो गए लो, तो इस केस में क्या होगा, बैंक को मार्केट रिस्क है। ऐसे बैंक ने शेयर खरीदे, उसके प्राइस भी नीचे चले गए, तो ये मार्केट रिस्क है। ऑपरेशनल रिस्क में क्या होता है, ऑपरेशनल रिस्क मतलब होता है कि सिंपली ऐसे समझिए, ड्यू टू फेल्योर इन दियर सिस्टम, जैसे मान लो प्रोसेस है, स्किल है, कोई साइबर फ्रॉड हो गया, तो इस केस में क्या होगा, ये ऑपरेशनल रिस्क होता है बैंक को। तो इस केस में क्या होगा, एट द एंड नुकसान तो पब्लिक का होगा जिसका पैसा बैंक के पास है। तो भाई क्या करेगी बैंक, बैंक विल ट्राई टू हैव सम रिजर्व टू मैनेज दिस ऑपरेशनल रिस्क ऑल्सो। ठीक है। सो नेक्स्ट इज इन 2008, यहाँ पर 2008 लिखा हुआ है, ठीक है, 2008 यूएस सब प्राइम बैंकिंग क्राइसिस हुई थी। इसमें क्या हुआ था, एक बैंक था लेमन ब्रदर्स करके, वो फेल हो गया था, ठीक है, और वो फेल हो रहा था तो यूएस की गवर्नमेंट ने इसको बचाया नहीं, इंटरेस्ट नहीं लिया। इस वजह से क्या हुआ, इनकी पूरी क्राइसिस आ गई, इनकी पूरा बैंकिंग सिस्टम ही तबाह हो गया। तो इससे वर्ल्ड ने ये सीखा कि पहली बात तो एक मैसेज था वर्ल्ड को कि गवर्नमेंट इज नॉट गोइंग टू सेव द बैंक्स इन केस ऑफ बैंकरप्सी। ठीक है, ये तो मैसेज गया। तो इस वजह से क्या हुआ कि जो कैपिटल एडिक्वेसी रेशियोज को हायर कर दिया गया, 11% कर दिया रिस्क वेटेड एसेट्स का, मोस्टली केप्ट इन टीयर 2 कैपिटल। मतलब इस बैंक ने क्या किया था कि जो पहली बात तो इन्होंने बहुत ज़्यादा सब प्राइम बोरोवर्स को लोन दे रखा था, मतलब ऐसे बोरोवर्स जो बहुत रिस्की होते हैं, इस वजह से ये बैंक फेल हो गया था 2010 में। ठीक है, 2010 में जब बेसल 3 नॉर्म्स आए 2008 के इस क्राइसिस के बाद, मिनिमम कैपिटल एडिक्वेसी कितना कर दिया गया, 8% कर दिया रिस्क वेटेड एसेट्स का। 3 तरीके के रिस्क, वही जो मैंने बताया, मार्केट, ऑपरेशनल और क्रेडिट रिस्क, इनको आइडेंटिफाई किया गया। स्ट्रिक्ट कर दिया गया कैपिटल एडिक्वेसी रिक्वायरमेंट को बहुत ज़्यादा पहले से। ठीक है, बैंक्स आर रिक्वायर्ड टू कीप मोर ऑफ टीयर 1 कैपिटल इन कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो। एक और चीज़ करी गई कि जो विद इन टीयर 1 कैपिटल जो थी ना, जो अच्छे से काफ़ी लिक्विड थी, और उस लिक्विड में भी क्या करा गया, कीप मोर ऑफ कॉमन इक्विटी कैपिटल। कॉमन इक्विटी कैपिटल मतलब जो बेस्ट क्वालिटी इक्विटी कैपिटल होती है कि जिसको तुरंत आप जा करके क्या कर सकते हो, इन कैश कर सकते हो। बैंक्स आर रिक्वायर्ड टू मेंटेन कैपिटल कंजर्वेशन बफर। अब इनको कैपिटल कंजर्वेशन भी बेसल 3 में आया था, कैपिटल कंजर्वेशन भी घर वाला कॉन्सेप्ट, ठीक है, याद रखना, कैपिटल कंजर्वेशन बफर वाला कॉन्सेप्ट आया है बेसल 3 में। अब कैपिटल कंजर्वेशन बफर मतलब होता है गुड क्वालिटी कैपिटल दैट बैंक शुड कीप इन एडिशन टू मिनिमम कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो। मतलब जो 8% रख रहे हो ना, इसके अलावा भी थोड़ा पैसा तुम्हें रखना है कैपिटल कंजर्वेशन बफर में। सीसीबी इज टू बी क्रिएटेड बाय कटिंग डाउन एक्सपेंडिचर लाइक बोनस एंड डिविडेंड पेमेंट। भाई ये बोनस और डिविडेंड पेमेंट को कट करके सीसीबी बनाते हैं, यानी कि कैपिटल कंजर्वेशन बफर बनाते हैं, जो कि मिनिमम सीआर से थोड़ा ज़्यादा होता है। मतलब मिनिमम सीआर से अलग होता है, ज़्यादा नहीं होता, अलग होता है। टोटल मिला करके मान लो वो 8% है तो 2-3% ये होता है, और मिला करके ऐसे 10-11% बन जाता है किसी भी कंट्री के लिए या किसी भी बैंक के लिए। तो ऐसे मान लो मिनिमम कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो रिक्वायरमेंट है 8% की, अब कैपिटल कंजर्वेशन बफर 2.5% है, तो टोटल कितना होगा, 10.5% होगा रिस्क वेटेड एसेट्स का। इंडिया में लेकिन ऐसा नहीं, इंडिया में थोड़ा और हम लोग एक कदम आगे हैं। पहली बात तो मिनिमम सीआरआर जो है वो हमारा 9% था, कैपिटल कंजर्वेशन बफर 2.5% था, तो अभी हम 11.5% पे चल रहे हैं। ठीक है, और अच्छी कंडीशन है ना ये, तो मान लीजिए बैंक को कोई प्रॉब्लम आएगी, जर्क्स आएंगे, तो बैंक फेस कर ले जाएगी इसको। फिर आता है इंडियन बैंक्स एंड कैपिटल एडिक्वेसी। बेसल 3 से हमारी मोस्टली बैंक जो है ना, देखो ये बताया गया यहाँ पे कि बेसल 2 से कंप्लायंस है, बेसल 3 के बहुत सेलेक्टिव या पार्शियल कंप्लायंट है हमारी बैंक। क्यों है ऐसा, क्योंकि ऑल बैंक्स फुलफिल मिनिमम सीआर अकॉर्डिंग टू बेसल 3, बट सम बैंक्स स्टिल डोंट फुलफिल मिनिमम सीसीबी, ठीक है, कैपिटल कंजर्वेशन बफर क्राइटेरिया, क्योंकि एक्चुअल कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो जो है पब्लिक सेक्टर बैंक्स का ऑन एन एवरेज इज लोअर देन दैट प्राइवेट बैंक्स, दे आर रिलेटिवली मोर रिस्की। मतलब प्राइवेट बैंक्स जो होती हैं वो ज़्यादा रिस्की होती है, इसलिए पब्लिक सेक्टर बैंक्स का जो कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो वो लोअर होता है जनरली। ठीक है, इसके बाद हमारे यहाँ पूछा जाएगा तो भाई बेसल 2 से कंप्लायंट है हमारी बैंक्स, ठीक है, और हमारा जो कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो है सीआरआर जो है वो 11.5 है। इफेक्टिव सीआरआर मतलब कि जिसमें आपका सीआरआर प्लस कैपिटल कंजर्वेशन बफर दोनों को ऐड करते हैं तो इफेक्टिव सीआरआर आता है, वो कितना है, 11.5% रिस्क वेटेड एसेट्स का, बस इतना याद रखना। दूसरा, हमारी बैंक्स बेसल 2 से कंप्लायंट है और पार्शली बेसल 3 से भी हैं, बस इतना याद रखना है, ठीक है। और क्योंकि देखो बेसल 2 जो था ना वो लीगली बाइंडिंग था, ये याद रखना, ठीक है, इंडिया में, लेकिन जो बेसल 3 है वो लीगली बाइंडिंग नहीं है, इस वजह से बेसल 3 से पार्शली कंप्लायंट है। अब आते हैं नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स। देखो एनपीए क्या होती है, एनपीए बेसिकली बैड लोन्स होते हैं या बैड डेट्स होते हैं, वो जिसमें पिछले 90 दिनों पर ईएमआई ड्यू है, पैसा बैंक को वापस नहीं मिला है। द मोमेंट अ लोन बिकम एनपीए इट इंटर्स इनटू अ सब स्टैंडर्ड एसेट्स। अब सब स्टैंडर्ड एसेट्स क्या होती है, मतलब ऐसी एसेट्स जिस एनपीए पे कैटेगरी में जो आ चुकी है, जिसके क्या है, लोन्स जो है पिछले 12 महीनों में जिसका पैसा वापस नहीं आया है, ठीक है, सिंपल सा सब स्टैंडर्ड एसेट्स लोन्स इन एनपीए कैटेगरी फॉर अ पीरियड ऑफ 12 मंथ्स। अगले 12 महीनों के लिए उसको हम डाल देते हैं सब स्टैंडर्ड एसेट्स में, फिर उसके अगले 12 महीनों के लिए डाल देते हैं तो वो हो जाती है डाउटफुल, वही पैसा सेम डाउटफुल एसेट्स में आ जाता है। फिर उसके बाद अगर उस तब भी पैसा नहीं आया तो फिर इसे राइट ऑफ कर दिया जाता है, यानी बैंक को ये लॉस के रूप में मानना पड़ जाता है। तो आइडली देखा जाए तो 24 महीने अगर बैंक के पास पैसा वापस नहीं आया तो इसको राइट ऑफ हुआ, मतलब बैंक के द्वारा लॉस मान लिया जाता है, ठीक है। और एनपीए डेफिनेशन अगर एग्रीकल्चर लोन की बात करें तो सिंपल सी है कि लोन्स ऑन विच रीपेमेंट इज ड्यू फॉर 2 कॉन्जिक्यूटिव एग्रीकल्चरल सीजन्स, ठीक है, दो, एक सीज़न ये है एक सीज़न ये है, इन दोनों के लिए अगर लगातार कॉन्जिक्यूटिव रीपेमेंट लोन का नहीं आया तो ये एनपीए हो जाता है, एग्रीकल्चरल लोन के लिए माना जाता है ऐसा।
इम्पैक्ट की बात करें एनपीए का बैंक्स पे तो भाई बहुत सारे इम्पैक्ट आते हैं। जैसे अगर हायर एनपीए है ना, मींस लोअर इंटरेस्ट अर्निंग ऑन द पास्ट लोन्स एंड लोअर द इंटरेस्ट लोअर इंटरेस्ट रेट लोअर वुड बी द प्रॉफिट ऑन पास्ट लोन्स। भाई जितना एनपीए होगा, नॉन परफॉर्मिंग एसेट जितनी ज़्यादा होंगी, उतना ही ज़्यादा बैंक को क्या करना पड़ेगा, रिस्क वेटेड एसेट्स के लिए अपने प्रोविजन बनाने पड़ेंगे। और उतना ही प्रोविजन बनाने के चक्कर में क्या होगा, लोन कम दे पाएगी, भाई पैसा कम होगा लोन देने के लिए लोगों को। जब रिजर्व में रखे रहोगे तो दे पैसे पाओगे आप, फिर होगा क्या, ओवरऑल प्रॉफिट भी कम होने लगेगा। प्रॉफिट कम होने लगेगा तो बैंक क्या, बैंक का बिजनेस नहीं चलेगा एंड एट द एंड होगा क्या, फिर बैंक बंद हो जाती है या फिर क्या हो जाती है, मर्ज हो जाती है, अपनी सेल कर देती है, ठीक है, किसी दूसरे उसको व्यक्ति को। फिर आता है प्रोविजन फॉर एनपीए, कीपिंग अ पार्ट ऑफ एनपीए वैल्यू बाय द बैंक्स ऑन दियर लाइबिलिटी साइड सो दैट फ्यूचर लॉसेस फ्रॉम राइट ऑफ्स कैन बी स्प्रेड आउट। मतलब एक प्रोविजन मतलब होता है कि बैंक क्या करती हैं, अपनी लाइबिलिटी साइड में एनपीए वैल्यू का कुछ पार्ट क्या करती हैं, अपने लाइबिलिटी साइड में रखती हैं, ताकि जो फ्यूचर में उनको लॉसेज हो ना राइट ऑफ से, मतलब वही जो 24 महीने तक इसका पैसा नहीं आया एनपीए का, उसको स्प्रेड आउट करके मतलब मैनेज करा जा सके। जैसे एग्जांपल, फर्स्ट ईयर के एनपीए मान लो है 100 करोड़ रुपए, ठीक है, 100 करोड़ में क्या क्या 70 और 30 है, तो आफ्टर 3 ईयर क्या होगा, 30 करोड़ रुपए राइट ऑफ हो गया इसमें। तो इफ़ नो प्रोविजनिंग, एक साथ लॉस हो जाएगा 30 करोड़ रुपए का। अगर प्रोविजन बना रहे हैं तो देर वुड बी प्रोविजनिंग बाय सेकंड ईयर, तो सेकंड ईयर क्या हो जाएगा, मान लो थर्ड ईयर आते एनपीएस, मान लो सेकंड ईयर में 60 करोड़ रुपए है, थर्ड ईयर में 60 में से 30 बचा, 30 में से 6 लेस कर दो, 24 करोड़ रुपए बचा, है ना। तो ओवरऑल मतलब कहने का आसान आसान ऐसा समझो कि मान लो भाई तुम्हारे पास आज लॉस तुमको 10 करोड़ रुपए का हुआ है, अगर तुमने प्रोविजन बनाया होगा 5-5 करोड़ का 2 साल में अपनी लायबिलिटी साइड में, तो तुम्हारा 2 साल में ये लोन खत्म हो जाएगा, मतलब जो तुम्हारा राइट ऑफ हुआ इसकी वैल्यू नेग्लिजिबल हो जाएगी, क्योंकि लॉस मान लिया जाता है ना इसके द्वारा। लेकिन अगर यही पैसा, अगर लॉस नहीं, मतलब अगर ये प्रोविजन नहीं बनाया एनपीए के लिए, तो तुम्हारे लिए बहुत बड़ा नुकसान है। फिर रीज़न क्या है बिहाइंड एनपीएस के लिए, देखो, लैक ऑफ अवेलेबिलिटी टू रीपे द लोन्स, मतलब कि फार्मर ने लोन लिया, ड्रॉट आ गई तो नहीं दे पाया। ड्रॉट, लैक ऑफ विलिंगनेस टू रिपे द लोन, मतलब कि विलफुल डिफॉल्टर्स होते हैं ना कुछ, मतलब खतरनाक लोग होते हैं, पैसा लेते ही इसलिए कि देंगे नहीं वापस, तो इस प्रॉब्लम आ जाती है, क्योंकि इसमें लीगल लूप होल्स की वजह से क्या होता है, प्रॉब्लम आने लगती है बैंक्स को। ये तो दो प्रॉब्लम आ गई। फिर आ गया नेचर ऑफ इंडियन एनपीए प्रॉब्लम सिंस 2010। 2010 से क्या नेचर है, तो बता रहा, मोस्ट लोन दैट बिकम एनपीए आफ्टर 2010 वर गिवन ड्यूरिंग 2005-2008। क्यों दिए गए थे, क्योंकि वेरी हाई इकोनॉमिक ग्रोथ पीरियड इन इंडिया, ये इंडिया का बहुत हाई इकोनॉमिक ग्रोथ का पीरियड है 2005 से 8 तक, इसी पीरियड में खूब लोन दिए गए। इस वजह से क्या हुआ कि इसी समय पे खूब सारा जो है रिस्क भी था और बहुत सारा डिफॉल्ट भी हुआ, ठीक है। जैसे अब दिए भी किसमें, जैसे मान लो दीज बोरोवर्स पर मेनली कौन कौन थे, स्टील, पावर, जो एक तरीके से ना कोर सेक्टर होते हैं, स्टील है, पावर है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, डेवलपमेंट कंपनीज है, फर्म्स हैं, ये मेनली जो है यही हमारे उस समय के कोर सेक्टर थे जिनको लोन दिया गया था, और इनमें से काफ़ी ने डिफॉल्ट कर दिया। तो बेसिकली एनपीए उसी समय के सबसे ज़्यादा है। पोस्ट 2008 में इकॉनमी स्लो डाउन हुआ था इंडिया में, इस वजह से क्या हुआ था, लोअर प्रॉफिट हुआ था बैंक के द्वारा, लोअर प्रॉफिट अर्न बाय बोरोवर्स एंड फर्म्स जैसे स्टील, पावर, इंफ्रास्ट्रक्चर। तो ये ट्विन बैलेंस शीट प्रॉब्लम इसे बोलते हैं, यानी कि पहली बात तो बैंक को लॉस हो रहा है, बैंक का लोन वापस नहीं आ रहा है। दूसरा प्रॉब्लम क्या आ रहा है कि भाई जिसको लोन दिया है उसका भी प्रॉफिट नहीं हो रहा है, तो इसे ट्विन बैलेंस शीट प्रॉब्लम बोलते हैं, ठीक है। अगर इंप्रूव बैलेंस शीट होती है तो हायर प्रॉफिट होते हैं, पूरे होती है तो लोअर प्रॉफिट होते हैं। 2017 से क्या सिनेरियो है, तो 2017 से क्या हुआ है कि हायर एनपीए ऑन लोन्स गिवन टू एग्रीकल्चर एंड एमएसएमई, यानी कि जो एनपीए है, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स है, वो 2017 के बाद से एग्रीकल्चर और एमएसएमई ने काफ़ी डिफॉल्ट किया, मतलब इससे पैसा वापस नहीं आया। 2017 के बाद इकोनॉमिक स्लो डाउन हो गया, वाज द रिजल्ट ऑफ डिमोनेटाइजेशन एंड प्रॉब्लम इन जीएसटी इंप्लीमेंटेशन। फिर क्या हुआ, नाउ एनपीएज आर कमिंग डाउन, बोथ बिगर कंपनीज एंड एमएसएमई दोनों की। अभी करंट सिनेरियो में क्या है कि एनपीए ओवरऑल कंट्री का, बैंक्स का डाउन जा रहा है, मतलब अच्छी स्थिति में चल रहा है। जैसा कि मैंने आपसे वादा किया था कि करंट अफेयर्स भी मुझे अपडेट कराना है, तो यहाँ पे करंट अफेयर्स के भी मैंने पॉइंट्स को यहाँ पर ऐड कर रखा है। लेट्स डिस्कस इट। देखो, ये जो है ना, ये एक तरीके से समराइज करा है जो मैंने नीचे टेबलर फॉर्मेट में कुछ चीज़ें दी हुई, मतलब ये स्टेटमेंट फॉर्मेट में दी हुई हैं। इस पूरे करंट अफेयर्स में जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो है आपके लिए ये पॉइंट, कंपेरिजन टेबल वाला, ठीक है। दूसरा इंपॉर्टेंट है ये स्टांसेस जो होते हैं ना, न्यूट्रल स्टांस क्या है, अकोमोडेटिव स्टांस क्या है, ये पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। अब देखो, सिंपल भाषा में ऐसा समझो कि मेन पॉइंट समझाता हूँ ताकि एक कनेक्ट कर पाओ आप चीज़ों को। जैसे अभी जून 6 2025 में क्या हुआ ना, एक जंबो कट रेट एंड न्यूट्रल स्टांस हुआ, यानी कि आरबीआई की 55th एमपीसी मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी मीटिंग हुई, जिसमें ये बोला गया कि 50 बेसिस पॉइंट कट किया गया रेपो रेट को, टेकिंग इट डाउन टू 5.50%। थर्ड स्टेट कट था 2025 का ये, एंड शिफ्टेड द पॉलिसी स्टांस फ्रॉम अकोमोडेटिव टू न्यूट्रल किया था। साइमल्टेनियसली कैश रिजर्व रेशियो वॉज रिड्यूस बाय 100 बेसिस पॉइंट, पहले 4% था, अब कितना है, 3% है। रिलीजिंग अबाउट 2.5 लाख करोड़ रुपीस लिक्विडिटी, मतलब ये 4 से 3 होने पे, 1% कम होने पे 2.5 लाख रुपए, 2.5 लाख करोड़ रुपए की लिक्विडिटी रिलीज हुई है। इससे क्या होगा, लोन दिए जाएंगे। अब क्या आरबीआई कर रही है, क्या रिटेन कर रही है इट्स फाइनेंशियल ईयर 26 जीडीपी का फोरकास्ट 6.5% पे, और इसे रिवाइज कर रही है डाउनवर्ड्स इट्स इन्फ्लेशन आउटलुक, साइटिंग बिनाइन फूड प्राइसेस ट्रेंड्स एंड नॉर्मल मानसून। मतलब ये ऐसा कहा जा रहा है कि आरबीआई ने रिटेन किया है इट्स फाइनेंशियल ईयर 26 जीडीपी फोरकास्ट को 6.5% और रिवाइज किया डाउनवर्ड्स इट्स इन्फ्लेशन आउटलुक। कह रहा है कि ये सब तब है जब क्या रहेगा, आपका
फूड प्राइसेस ट्रेंड्स और नॉर्मल मानसून रहेगा, ठीक है, उस केस में ऐसा होगा। अब आते हैं नेक्स्ट में अकोमोडेटिव टर्न, ये अप्रैल लाइन उससे पहले की बात है। जो मेन इंपॉर्टेंट है वो यहाँ पे है, ठीक है, यहाँ पे इंपॉर्टेंट ये 2 पॉइंट है, थोड़ा ध्यान से समझना है। आरबीआई की एनुअल रिपोर्ट और एमपीसी कैलेंडर अलॉन्ग साइड द डिसीजन आरबीआई रिलीज लेटेस्ट एनुअल रिपोर्ट हाईलाइटिंग फाइनेंशियल सेक्टर स्टेबिलिटी एंड प्रोग्रेस ऑफ डिजिटल करेंसी इनिशिएटिव्स, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट मीटिंग होनी 4 से 6 अगस्त 2025 में, वो हम देखेंगे उसमें क्या आता है। लेकिन ये जो डिजिटल करेंसी वाला पॉइंट है ये इंपॉर्टेंट है। देखो यहाँ पर ऊपर भी दिया ना मॉनिटरी अभी एनुअल रिपोर्ट में। अब एनुअल रिपोर्ट में आया तो ऑब्वियसली बात है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हमारा एक डॉक्यूमेंट है जिससे पहले इसमें क्वेश्चन आने की संभावना 99.99% है। तो अब डिजिटल रूपी रोल आउट में बस ये स्टेटमेंट रख लो कि एज ऑफ एंड मार्च 2025 ई रूपी सर्कुलेशन सर्च कितना हुआ 1016 करोड़ रुपए, मतलब 1016 करोड़ रुपए। प्रॉम्प्टिंग द आरबीआई टू प्लान एन एक्सपेंशन ऑफ बोथ रिटेल एंड होलसेल सीबीडीसी पायलट प्रोग्राम। जो सीबीडीसी का पायलट प्रोग्राम चल रहा है ना, इससे क्या हुआ है कि आरबीआई क्या करेगी, इसको और ज़्यादा प्रॉम्प्ट करेगी, एक्सपैंड करेगी, ठीक है, इस पायलट प्रोग्राम को। नाउ एक्सप्लोरिंग क्रॉस बॉर्डर, अब इसका प्लान क्या है, इसको क्रॉस बॉर्डर भी एक्सप्लोर करना है, यूज केसेस टू फैसिलिटेट लो कॉस्ट इंटरनेशनल सेटलमेंट भी। ये रिपोर्ट है टाइम्स ऑफ इंडिया में छपी हुई थी, जिससे मैंने यहाँ पर कॉपी पेस्ट उठा करके कर दिया है, ठीक है। फिर गवर्नर्स की फॉरवर्ड लुकिंग गाइडेंस है, इससे इतना कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। लेकिन अब जो मेन इंपॉर्टेंट है वो यहाँ पे है। अभी इसी रिपोर्ट में ना 2 टर्म दिए थे, 2 टर्म थे, अकोमोडेटिव स्टांस और न्यूट्रल स्टांस। ये अगर आपको नहीं पता है तो आप प्रीलिम्स में गलती कर बैठोगे, आपका क्वेश्चन गलत होने की संभावना बहुत ज़्यादा है, तो थोड़ा सा ध्यान समझ लेना, ठीक है। अब ये मैं ऐसा क्यों बोल पा रहा हूँ, मैं कोई बहुत बड़ा ज्ञाता नहीं हूँ, बट मेरे अपने पास्ट एक्सपीरियंसेस बोलते हैं कि इस तरीके के फैंसी टर्म्स जो होते हैं इससे प्रीलिम्स में क्वेश्चन बन जाते हैं। और स्पेशली ये फैंसी टर्म्स अगर किसी रिपोर्ट में होते हैं, जैसे आरबीआई की रिपोर्ट में थे, ठीक है, आपने अपने क्लास नोट्स में नहीं पढ़ा होगा, करंट अफेयर्स में भी आपको सामने ये आ रहे हैं, तो अपने अच्छे से प्रिपेयर कर लो, बिकॉज हाई प्रोबेबिलिटी है कि स्टैटिक से करंट रिलेट हो जाता है और क्वेश्चन यहीं से आ जाएगा, ठीक है। देखो, what is monetary policy stance refers to the RBI's approach or orientation in setting interest rates and managing liquidity to achieve its dual mandate। पहला तो वही इन्फ्लेशन कंट्रोल, दूसरा इकोनॉमिक ग्रोथ। अब अकोमोडेटिव स्टांस क्या होता है, ये डोविश है, मतलब इसका मतलब होता है एजिंग बायस। इसमें फीचर इसके क्या होते हैं कि आरबीआई इज मोर लाइकली टू कट इंटरेस्ट रेट्स इन नियर फ्यूचर। आने वाले फ्यूचर में आरबीआई का काम क्या होगा कि ये और इंटरेस्ट रेट को कट कर रही होगी। इसका ऑब्जेक्टिव क्या होता है, सपोर्ट करना इकोनॉमिक ग्रोथ को और बूस्ट करना डिमांड को कंट्री में, ठीक है। और थर्ड फीचर क्या है कि इंश्योर करना हाई लिक्विडिटी इन द इकोनॉमी, ताकि लोग डिमांड बढ़ाएं। डिमांड बढ़ाएंगे तो क्या बढ़ेगी, एक्सपेंडिचर बढ़ेगा, कंजम्पशन बढ़ेगा और प्रोडक्शन बढ़ेगा, एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, इकोनॉमी भी हमारी बढ़ने लगेगी, ठीक है। ये होता है हमारा केस में अकोमोडेटिव स्टांस में। जब ये अडॉप्ट किया जाता तब होता क्या क्या है, इन्फ्लेशन इज लो और अंडर कंट्रोल, ठीक है। इन्फ्लेशन या तो लो होता है तो अंडर कंट्रोल होता है, इस केस में इसको करते हैं। इकोनॉमिक ग्रोथ स्लो होती है या फिर कॉन्ट्रैक्ट कर रही होती है तब ऐसा करते हैं। देयर इज अ नीड टू स्टिमुलेट कंजम्पशन एंड इन्वेस्टमेंट, तब ऐसा करते हैं, ठीक है। टूल्स क्या क्या यूज़ करते हैं इसमें, तो रेपो रेट कट कर दिया जाता है, सीआरआर एसएलआर रिड्यूस कर दिया जाता है और ओपन मार्केट ऑपरेशन भी करा जाता है जिससे कि लिक्विडिटी को इंजेक्ट किया जा सके। ओपन मार्केट ऑपरेशन मतलब समझ रहे हैं ना, मतलब आरबीआई जाएगी मार्केट में, ई कुबेर करके एक प्लेटफॉर्म है, ठीक है, जहाँ पर आरबीआई पब्लिक्स जो है ना, हाउस मतलब जो हमारे नॉर्मल इन्वेस्टर्स होते हैं, इनसे भी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ को सेल परचेज कर सकती है। एग्जाम्पल जैसे 2020 के बाद कोविड-19 आरबीआई अडॉप्टेड एन अकोमोडेटिव स्टांस टू सपोर्ट द इकोनॉमी। अभी ऑल्सो अडॉप्टेड इन अप्रैल 2025 में भी। अब देखो ये यहाँ पे रेलेवेंस है कि अभी अप्रैल 2025 में अकोमोडेटिव स्टांस को किया है। अब न्यूट्रल स्टांस क्या होता है, न्यूट्रल स्टांस मतलब होता है बैलेंस, मतलब आरबीआई इज लाइकली टू कट, होल्ड और हाइक, 3 केसेस हैं, कट भी कर सकती है, होल्ड भी कर सकती है और बढ़ा भी सकती है। किसको, रेट्स को। इंडिकेट क्या करता है, इंडिकेट करता है कि वेट एंड वॉच अप्रोच, देखो क्या हो रहा है कंट्री में, पहले इसको कर दो लेकिन उसके बाद वॉच करो, मॉनिटर करो। इसमें आरबीआई प्रायोरिटाइज करती है इन्फ्लेशन कंट्रोल को भी, ग्रोथ को भी, और डिपेंड करती है किस पे, करंट डेटा पे। जब अडॉप्ट करते हैं तब क्या होता है, किस सिनेरियो में, जब इन्फ्लेशन विद इन टारगेट है लेकिन आगे बढ़ सकता है, इस केस में हम क्या करते हैं, न्यूट्रल स्टांस को अडॉप्ट कर लेते हैं। ग्रोथ स्टेबल होती है लेकिन एक्सटर्नल रिस्क हमारे कंट्री में होते हैं, उस केस में हम इसे अडॉप्ट करते हैं। आरबीआई वांट करके फ्लेक्सिबिलिटी इन डिसीजन मेकिंग, इस केस में हम इसको अडॉप्ट करते हैं। क्या क्या टूल्स यूज़ करते हैं, नो डायरेक्ट बायस, पॉलिसी डिमांड ऑन अपकमिंग डेटा एंड ट्रेंड्स। जो भी कंट्री में बाहर की कंट्रियों से तुलना करा जाता है, देखा जाता है, जो भी डेटा आ रहा होता है ओवरऑल इन्फ्लेशन का, ग्रोथ का, उस बेसिस पे इसको यूज़ किया जाता है। कोई ऐसा डायरेक्शनल बायस इसमें नहीं होता है, ठीक है। आरबीआई शिफ्टेड टू अ न्यूट्रल स्टांस इन जून 25। अप्रैल में देखो अकोमोडेटिव किया था, अभी जून में क्या करा, फिर से न्यूट्रल पे चले गए। अब ये जून में न्यूट्रल पे चले गए तो दोनों के बारे में याद रखना, ऐसा आसान भाषा में याद रखना कि भाई अकोमोडेटिव में क्या होता है, अकोमोडेटिव में सिर्फ एक्सपेंशन करने का टारगेट होता है कि कंट्री में लिक्विडिटी इन्फ्यूज़ करनी है और हर हाल में कंट्री की इकोनॉमी में क्या करना है, बहुत ज़्यादा डिमांड बढ़ानी है। बट न्यूट्रल में क्या होता है, दोनों चीज़ें होती हैं, इन्फ्लेशन कंट्रोल और ग्रोथ दोनों टारगेट होता है। लेकिन अकोमोडेटिव में इन्फ्लेशन बढ़ रहा होगा क्योंकि वहाँ पे ऑलरेडी या तो कंट्रोल में या तो कम है, बट यहाँ पर क्या है, न्यूट्रल में चांसेस है कि भविष्य में बढ़ सकता है, इसलिए क्या करा जाएगा, इन्फ्लेशन कंट्रोल और ग्रोथ दोनों टारगेट किया जाता है, ठीक है। अब आते हैं कंपैरिजन टेबल में, तो देखो अकोमोडेटिव और न्यूट्रल में क्या होता है। बायस में क्या होता है, अकोमोडेटिव बायस होता है टुवर्ड्स रेट कट्स, लेकिन न्यूट्रल में क्या होता है, कोई बायस नहीं होता है, कट भी हो सकता है, होल्ड भी हो सकता है, हाई भी हो सकता है। ग्रोथ फोकस किस में है,
अकोमोडेटिव में बहुत प्रायोरिटी ग्रोथ को दी जाती है और न्यूट्रल में बैलेंस पे फोकस किया जाता है दोनों में, ठीक है। ग्रोथ और इन्फ्लेशन में क्या करते हैं, बैलेंस किया जाता है। इन्फ्लेशन कंसर्न अकोमोडेटिव में लो होता है लेकिन इसमें मॉडरेट होता है। लिक्विडिटी इसमें बढ़ जाती है, इसमें स्टेबल जाती है या फिर क्या होती है, कैलिब्रेटेड होती है, सॉरी, ठीक है। अब पहले इसमें क्वेश्चन मान लीजिए बनेगा तो कैसे बनेगा, व्हाट डज एन अकोमोडेटिव स्टांस बाय आरबीआई इंडिकेट। क्वेश्चन ऑप्शन 1, आरबीआई इज लाइकली टू रेज इंटरेस्ट रेट। ऑप्शन बी, आरबीआई विल टाइटन लिक्विडिटी। ऑप्शन सी, आरबीआई विल मेंटेन इंटरेस्ट रेट्स। ऑप्शन डी, आरबीआई इज लाइकली टू लोअर इंटरेस्ट रेट्स। तो ऑब्वियस सी बात है लोअर करेगा इंटरेस्ट रेट ताकि क्या कर दे, ऑप्शन डी सही है हमारा, है ना, ताकि क्या हो, लिक्विडिटी बढ़े। लिक्विडिटी बढ़ने से क्या होगा, कंट्री में डिमांड बढ़े और कंजम्पशन बढ़े, एक्सपेंडिचर, और इसके बाद ओवरऑल एम्प्लॉयमेंट और प्रोडक्शन बढ़े। तो इसी के साथ हमारा लेक्चर होता है समाप्त। थैंक यू सो मच। चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, और ऐसे ही हम करके जल्दी जल्दी ना अपने वीडियो को कंप्लीट करेंगे, लेक्चर्स को कंप्लीट करेंगे। इकोनॉमी तो बहुत ही जल्दी अभी हम खत्म कर लेंगे अपनी, इसके बाद हम उठाएंगे अपनी पॉलिटी और या फिर कोई भी एक सब्जेक्ट देखेंगे उस समय पे किस तरीके के डिमांड है, जैसे मैसेजेस आएंगे वैसे, क्योंकि लास्ट टाइम पे इकोनॉमी के लिए बहुत लोगों ने मैसेज किया था तो मैंने इकोनॉमी को उठा लिया था। अभी देखता हूँ नेक्स्ट सब्जेक्ट कौन सा उठाऊंगा। ये मान के चलिए अगले 1.5 से 2 महीनों में ना ये कंप्लीट हो जाएगा सारा सिलेबस हमारा, धीमे धीमे, क्योंकि हमें करना क्या है, मेन सब्जेक्ट कंप्लीट करने हैं। पॉलिटी हो गई, इकोनॉमी हो गई, ठीक है, ज्योग्राफी हो गई, इन्वायरमेंट हो गई, हिस्ट्री हो गई, और कुछ सेलेक्टिव पोर्शन है साइंस एंड टेक के, वो कंप्लीट कर रहे होंगे, ठीक है। चलिए, थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।